जीवन का प्रारंभ भी ये है और जीवन का अंत भी ये है। ओम शांति हमारी नमस्ते नहीं है। एक रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भाई बहन ने अपने मोबाइल फोन्स को अगर आप वाइब्रेशन पे या साइलेंट पे या एयरप्लेन मोड पे डाल देंगे तो बेहतर है, क्योंकि याद रखना आपके और के उड़ाए जाए नहीं, और एक का ध्यान तो भटकेगा नहीं। जब भी किसी का फोन बजेगा तो सबका ध्यान कहाँ जाएगा, तो कितने गुना पाप चढ़ जाएगा। और ये सत्य है। इसलिए लाइफ में जब भी कभी हम समाज का हिस्सा बनते हैं तो समाज का हिस्सा किन चीजों से बनना चाहिए? श्रेष्ठ कर्मों के लिए। श्रेष्ठ समाज बनाने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? श्रेष्ठ। अभी जब दोनों बच्चे नृत्य कर रहे थे ना, तो मुझे एक कहानी याद आ गई, क्योंकि जिस तरीके से कुछ बीच बीच में उनके म्यूजिक में डिस्टरबेंस आए और उनको थोड़ा लगा कि भाई ये तो म्यूजिक नहीं था, या बीच में म्यूजिक बंद हो गया, तो मुझे कहानी याद आ रही थी। एक बहुत अच्छे कलाकार मतलब एक स्टेज पर अपना एक नाटक कर रहे थे, और उस नाटक में एक व्यक्ति थे जो विलेन की भूमिका में थे, नेगेटिव भूमिका में, और बाकी सब पॉजिटिव भूमिका में थे। और जो नेगेटिव भूमिका में थे उन्होंने अपने रोल को इतना ब्यूटीफुली प्ले किया नेगेटिव को कि पब्लिक ये भूल ही गई कि ये नाटक चल रहा है, और पब्लिक को लगा ये तो बड़ी गड़बड़ है, और पब्लिक ने ऊपर आके उनमें 2-4 थप्पड़ जड़ दिए नाटक के बीच। तो उस कलाकार ने कहा आज तक के जितने रिवार्ड मिले उनमें ये दी बेस्ट रिवार्ड मिला है मुझे मेरी जिंदगी का। उन्होंने कहा कैसे? उन्होंने कहा आज तक कोई किसी की कला को सत्य मान ले, मैं ऐसा पहला कलाकार धरती पर हूं कि जिसको कला करते करते आकर के स्टेज पे कर दिया गया। आप सोचिए कहना क्या है? वही कलाकार इसको बेइज्जती फील कर सकता था, लेकिन उसी कलाकार ने क्या फील किया? प्राउड फील किया। ओवर थिंकिंग स्टॉप। यहां पे वो बेइज्जती फील करता, इसको रिवार्ड की बजाय इंसल्ट फील करता, ओवर थिंकिंग स्टार्ट। Am I right or wrong? आज मैं आपके ध्यान ऐसी बातों की ओर लेके जाऊंगा जो शायद आप सबके जीवन में बहुत आपको ताकत देंगी। आज ऐसे मिथ दूर हो जाएंगे आपके मन से जो कभी आपने सपने में नहीं सोचे होंगे। और ये मैं ऐसा नहीं मैं जानता हूं, नहीं, ये सिर्फ मेरा अनुभव है। मैं कोई किताबी ज्ञान पाठने नहीं आया। जैसा बहन ने बताया, मेरे बाकी परिचय भूल जाओ आप। 31 सालों से मैं राजयोग का अभ्यास कर रहा हूं। ये मेरा बस मेन परिचय है। जो कुछ मेरा जीवन है वो इसके बल पे है, बाकी सब इसके बाद है। और ये यात्रा क्या है? आज मैं आपसे काफी सारी चीज इसके ऊपर बात करूं। सबसे पहले मैं एक मिथ से शुरू करूंगा। मैं यहाँ पे आप सबसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। यहाँ पे किस किस की एकाग्रता, कॉन्सेंट्रेशन 100% है? हाथ उठाओ जिनकी कॉन्सेंट्रेशन 100% है। रेज योर हैंड। देखो एक भी हाथ नहीं उठा रहा है। अब आपको पता है दुनिया का सबसे बड़ा मिथ क्या है? मिथ, भ्रांति, कि हमारी कॉन्सेंट्रेशन 100% नहीं है। इस हॉल में बैठे हर इंसान की कॉन्सेंट्रेशन 100% है। कैसे? अपने से आप सारे भाई बहन एक सवाल पूछो, जिस काम में आपको आनंद आ रहा होता है क्या वहां से कभी आपका ध्यान भटका है? बोलो हाँ या ना। कोई 3 घंटे की मूवी देखता है, टकटकी लगा के देखता रहता है, खाना गया, आदमी गया, जानवर गया, दिखता भी नहीं उसे। 2 फ्रेंड मिल जाए, आपस में बात कर रहे हो, दुनिया चली गई हो उनके आसपास, तो उन्हें पता नहीं चलेगा, इतना इंटरेस्ट है। तो प्रॉब्लम कंसंट्रेशन में है या प्रॉब्लम इंटरेस्ट में है?
कोई कहता है मेरा भगवान में ध्यान नहीं लगता। बेटा ध्यान तो लगा हुआ है, चेक कर कहां। भगवान में नहीं लगता पर कहीं तो लगा हुआ है ना वो, क्योंकि ध्यान तो लगे बगैर रहता ही नहीं। Am I right or wrong? मैं आपको मेरा जो भी लेक्चर होगा, लेक्चर नहीं होगा, क्वेश्चन आंसर होगा। क्योंकि मेरा एक मानना है दुनिया में 3 प्रकार के प्रश्न होते हैं। ध्यान से समझिएगा, 3 प्रकार के। पहले प्रश्न होते हैं जिज्ञासा के लिए पूछे गए प्रश्न। मेरी कुछ जिज्ञासाएं हैं, मैं जानना चाहता हूं। दूसरे डाउट क्रिएट करने वाले प्रश्न। और तीसरे होते हैं सेल्फ रियलाइजेशन के प्रश्न, खुद से पूछे गए सवाल। हमारी प्रॉब्लम क्या हो गई है, हम बाहर बहुत सवाल पूछते हैं, किससे नहीं पूछते। प्रॉब्लम बाहर है या प्रॉब्लम अंदर है? बोलो, अंदर है। बाहर कोई प्रॉब्लम, क्योंकि जो आपको प्रॉब्लम नजर आ रही है वो दूसरे व्यक्ति को अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है। Am I right or wrong? तो अगर वो प्रॉब्लम होती तो सबको प्रॉब्लम दिखनी चाहिए थी। एक बीमारी, बीमार को बीमारी नजर आ रही है पर डॉक्टर को। एक क्राइम, हमें क्राइम नजर आ रहा है, लेकिन वही एक वकील को, अगर एक पुलिसमैन को और सबको बात करें तो उनके केस में वो क्या चीज है क्राइम ही, बट उनके लिए वो उनकी रोजी रोटी है। इसीलिए कहा गया श्रीमद् भागवत गीता में, हे अर्जुन, धरा पे कुछ भी बुरा नहीं है, जो हुआ अच्छा, जो हो रहा है अच्छा, जो होने वाला है। तभी कहा गया है, हे अर्जुन, याद रखना, तेरे मन माफिक हो तो बहुत अच्छा, पर तेरे मन माफिक ना हो तो वो और ज्यादा अच्छा, बिकॉज अब वो तुझे और डिजर्विंग बनाएगा, तुझे और अधिक योग्य बनाएगा। जिंदगी में साधन मिले तो आलस्य बढ़ेगा, साधन ना मिले तो साधना बढ़ेगी। इज इट राइट और रॉन्ग? जिस बच्चे के पास सारे साधन होते हैं उसके ऊंचा बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं, जिसके पास कोई साधन नहीं थे वे ऊंचे बन गए। चाहे आप अब्दुल कलाम जी का नाम ले लो, चाहे आज आप गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई जी का नाम ले लो, स्लम से आया बंदा, आज सबसे हाईएस्ट सैलरी ऑफ द डिकेड्स पर है। व्हाई? ओवरथिंकिंग इज नॉट अ प्रॉब्लम। कोई कोई मेरे को बोलते हैं, मेरे पास बहुत केसेस आते हैं, काउंसलर में आते हैं, सर मेरे को बहुत विचार चल रहे हैं। मैंने कहा अच्छा स्टॉप कर दूं 1 ही मिनट में? बोले हाँ जी स्टॉप कर दो। तो मैंने कहा अच्छा एक काम करो, जैसे ये पीछे ज्योति बिंदु चित्र मेरा, इसके बारे में 10 सेंटेंस बोल के दिखा, सोच के दिखा 10 सेंटेंस। कहता नहीं कुछ आ ही नहीं रहा। मैंने कहा हो गया ना स्टॉप। अगर ओवरथिंकिंग नाम की बीमारी है तो फिर तो इसका मतलब क्या है, इसके बारे में करके दिखा मुझे। अच्छा करके मेरे बारे में ओवरथिंकिंग करके दिखा, अच्छा मेरी मम्मी के बारे में ओवरथिंकिंग करके दिखा। तेरा तेरी मम्मी के बारे में ओवरथिंकिंग क्यों चल रहा है, मेरी के बारे में क्यों नहीं चल रहा है? अगर मम्मी इज अ प्रॉब्लम देन मेरी मम्मी इज नॉट प्रॉब्लम फॉर यू, माय मम्मी इज प्रॉब्लम फॉर मी एंड योर मम्मी इज प्रॉब्लम फॉर यू। व्हाई सो? सो प्रॉब्लम मम्मी और द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट चेंज होते ही ओवरथिंकिंग स्टॉप हो जाती है। हाँ या ना? मैं बहुत लॉजिकल बात करूंगा आपके साथ में। ओवरथिंकिंग है ही नहीं। ओवरथिंकिंग का कारण है ओवर इंफॉर्मेशन। जानकारी जिस सब्जेक्ट के विषय में आपके पास है, आप अच्छा ऐसी चीज के बारे में सोच के दिखाओ जो आज तक कभी आपने आंखों से देखी ना हो, कानों से सुनी ना हो, कभी उसके बारे में पढ़ा ना हो, कभी एसोसिएशन ना किया हो। ऐसी एक भी बात के बारे में सोच के दिखाओ।
मुझे आप ऑनेस्टली बताइए, क्या आप में से कोई भी मुझे लेकर दुखी हो सकता है? क्या मुझे लेकर सुखी हो सकता है? नहीं, क्योंकि मैं एग्जिस्ट ही नहीं करता था आपकी जिंदगी में। आप किसी ऐसी चीज के विषय में दुखी होकर दिखाइए जो कभी आपने देखी ही ना हो, सुनी ना हो, पढ़ी ना हो, संगत ना की हो। आप ऐसी चीज से सुखी होकर दिखाइए जिसका आज तक आपसे काउंटर ना हुआ हो। इससे एक बात तो स्पष्ट समझ में आ जाती है कि मेरे विचारों का जन्म मेरे अंदर डाली गई जानकारियों से हुआ है, चाहे जो मैंने देखा है, जो मैंने सुना है, जो मैंने पढ़ा है और जिसकी मैंने संगत की है। एम आई राइट और रॉन्ग? मैंने राजयोग के मार्ग पर सबसे पहली चीज ये सीखी थी, जानकारी बदलो तो जीवन बदल जाएगा। प्रॉब्लम ना विचारों में है, प्रॉब्लम ना भावनाओं में है, प्रॉब्लम ना संबंधों में है, प्रॉब्लम ना प्रोफेशन में है, प्रॉब्लम ना संसार में है, प्रॉब्लम है मैंने वो जानकारी कैसे अंदर डाली है, किस रूप में डाली है। वही नमक जो सब्जी को स्वादिष्ट बना देता है, उसी की अति सब्जी को जहर बना देती है। इज इट राइट और रॉन्ग? बिना नमक के भी सब सून, पर अधिक नमक के साथ भी सब सून। Am I right or wrong? मेरी बात को ना आप सत्यवचन महाराज करने की जरूरत नहीं है आपको। यू कैन काउंटर मी, बिकॉज मैं यहाँ पे आपको भाषण देकर कुछ बस हाँ जी करके मैंने सुनाया, आपने अच्छा कहा कहने के लिए नहीं आया। मेरा तो मकसद ही होता है, इसीलिए मेरा बिलीव ना तो मोटिवेशन में है। आई एम नॉट अ मोटिवेशनल स्पीकर, क्योंकि मोटिवेशन इज टेम्परेरी। ना मेरा बिलीव बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन में, मेरा बिलीव है रियलाइजेशन में। रियलाइजेशन, एहसास में आएगा तो बदलाव आएगा। प्रॉब्लम है ही नहीं। ओवर थिंकिंग तो स्किल है, ज्यादा सोचना बीमारी है ही नहीं। ज्यादा सोचना तो बहुत बड़ी स्किल है। कैसे? आप मुझे बताइए ईमानदारी से, एक साइंटिस्ट अपने सब्जेक्ट के बारे में ज्यादा सोचता है या कम सोचता है? तो साइंटिस्ट बन जाता है। आप उसे क्या बोलोगे? बीमार। बताइए, एक कविता करने वाला काव्य अपने सब्जेक्ट के बारे में ज्यादा सोचता है, ज्यादा देर तक सोचता है, या कम सोचता है, कम देर तक सोचता है? क्या कहेंगे आप? तो उसे बीमारी कहेंगे या उसे विद्वान कहेंगे आप? बोलिए आप सब। इसका मतलब ज्यादा सोचना बीमारी तो नहीं है, बस ज्यादा सोचने का सब्जेक्ट बीमारी है। मैं किस सब्जेक्ट में सोच रहा हूं? मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं तो सारे दिन रात सोचता ही रहता हूं। आप मेरे घर में आओगे, मैं पढ़ता रहता हूँ, सोचता रहता हूँ, मेरा तो काम ही है। अब मेरे को तो बड़ा आनंद आता है, कभी थकता भी नहीं हूँ। सुबह 3 बजे रोज उठ जाता हूँ, रात के 11-12 बजे तक काम करता हूँ। डेली का रिकॉर्ड है। मैं पिछले शायद 31 सालों में कभी 4 घंटे 4.5 घंटे ज्यादा सोया नहीं होगा आज तक। क्या आपको थकान नजर आ रही है? क्या कोई बीमारी नहीं है? मस्त हो एकदम। कोई टेंशन है? काहे की टेंशन? जब सब कुछ अच्छा है तो टेंशन क्यों लूं? आप मुझे बताइए, चलो छोटी सी बातें करते हैं। भक्ति मार्ग में श्रीमद् भागवत गीता कृष्ण को सुनाने का मौका कब मिला? ना, जब अर्जुन का मोह जागा। अगर अर्जुन का मोह न जागता तो श्री कृष्ण जी को भी गीता सुनने का मौका मिलता? तो मोह बुरा कहां है? मोह तब बुरा है जब मैं मोह का इलाज करने के बारे में ना सोचूं। यानी बीमार होना बुरी बात नहीं है, बीमारी को पाले रखना बुरी बात है। हाँ या ना? एक आदमी की बीमारी, एक आदमी का मोह जागा और श्रीमद् भागवत गीता जैसा शास्त्र सबके बीच में दिखाया है। इज इट राइट और रॉन्ग? आप इस पूरी दुनिया को देखो, अगर कोई समस्या पैदा ही ना होती, क्या ये संसार किसी भी प्रकार की उन्नति कर पाता? बोलिए हाँ या ना? कि भाई ले लो।
समस्या है तो कोई ना कोई समाधान। अच्छा बताइए, समस्या पहले बनी या समाधान? जोर से बोलो। समस्या। तो फिर ऐसा क्यों कहते हैं कि हर सवाल का जवाब है? क्यों कहते हैं? हाँ? क्योंकि समाधान पहले बना। मैं खुद एक साइंस का टीचर रहा हूं, मैं फिजिक्स का लेक्चरर रहा हूं 14 साल तक। आपकी जानकारी के लिए बताऊं, आपको क्या लगता है कि जब सेब पेड़ से टूट के न्यूटन के सामने गिरा तो क्या वो पहली बार गिरा था न्यूटन सामने? उससे पहले क्या सेब ऊपर जाया करते थे? इसका मतलब न्यूटन से पहले भी गुरुत्वाकर्षण शक्ति धरती में थी ना। ऐसा तो है नहीं कि न्यूटन ने ही हमारा परिचय कराया गुरुत्वाकर्षण शक्ति के साथ में। क्या जेम्स वाट से पहले केतली का ढक्कन ऊपर भी नीचे जाया करता था भाप से? नहीं नहीं, उससे पहले भी कितनी माओ की किचन में ढक्कन उठ के ऊपर गया होगा, पर किसी मां को टेंशन नहीं हुई। जेम्स वाट को टेंशन हो गई, अरे बड़ी ताकत है भाप के अंदर, तो मैं इंजन बना देता हूं। सोचने का तरीका, सेम सोच किसी के लिए साधारण है, लेकिन सेम सोच किसी के लिए इतनी बड़ी शिक्षा है कि वो जगत बदल देगा। प्रॉब्लम नहीं है। एक लाइन लिख लो अपने दिल दिमाग में प्यारे भाई बहनों, प्रॉब्लम इज नॉट अ प्रॉब्लम, द इंटेंशन बिहाइंड प्रॉब्लम इज अ प्रॉब्लम। मेरी मनसा क्या है? मनसा की ताकत को आप इससे समझिए। एक व्यक्ति, ध्यान सुनना प्यारे भाई बहनों, एक व्यक्ति किसी की हत्या करता है, उसे फांसी मिल जाती है, लेकिन बॉर्डर पर एक व्यक्ति किसी दूसरे देश के सैनिक को भी मार देता है तो उसे परमवीर चक्र और वीर चक्र और शौर्य चक्र मिल जाते हैं। किसका फर्क था? कृत्य सेम था, कर्म सेम था, व्यक्ति दोनों केस में मरा था, हथियार दोनों केस में चला था, लेकिन एक केस के लिए सम्मान मिला और एक केस के लिए सजा। क्या कहेंगे? इंटेंशन मैटर्स। ऐसे एक व्यक्ति को इंटेंशनली मार दिया और एक व्यक्ति को सेल्फ डिफेंस में मार दिया, किस केस में सजा ज्यादा होगी? जिसमें इंटेंशनली मार दिया। सेल्फ डिफेंस में क्षमा का योगदान है। ओवर थिंकिंग प्रॉब्लम नहीं है। अभी आप बैठकर किसी भी अच्छे से टॉपिक के बारे में खूब देर तक सोचते जाओ और गहरे सोचते जाओ, अच्छे से ऑब्जर्व करते जाओ। क्या होता है? आपको आनंद आता है कि नहीं आता? ऐसा होता, क्या मजा आ रहा है, क्या बढ़िया बढ़िया विचार आ रहे हैं, आदमी खुश होता है। लेकिन वहीं पर ही किसी नापसंद टॉपिक के बारे में ज्यादा देर तक सोचेंगे, अब प्रेशर क्रिएट होगा, अब बोझ क्रिएट होगा, दबाव क्रिएट होगा। Am I right or wrong? तो क्या ओवरथिंकिंग बीमारी है? बोलो हाँ या ना? नहीं है मेरे प्यारे भाई बहनों। मैं तो ज्यादा सारी किताबें पढ़ता हूं खूब ओवरथिंकिंग चलाने के लिए, खूब ओवरथिंकिंग चलाने के लिए। ये प्रॉब्लम है ही नहीं। आज मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताऊंगा बोर्ड के माध्यम से। क्या बोर्ड और ये लग पाएगा? मार्कर कुछ होगा, इसका कुछ करेंगे, क्योंकि मुझे बोर्ड का अगर मिलेगा तो मैं आपको थोड़ा सा बता पाऊंगा, कुछ पॉसिबिलिटी अगर होगी तो। ये भी सर ऊंचा करना पड़ेगा इसके हिसाब से। इसके ऊपर रखे, किसके ऊपर रखे? चेयर के ऊपर, चेयर के ऊपर आ जाएगा। चेयर के ऊपर रखे। ये रुकेगा कैसे? पीछे पीछे कर दीजिए ना इसको। यस। तो अभी मैं आपको बोर्ड के माध्यम से ये बताऊंगा कि एग्जैक्टली माइंड की पूरी साइकोलॉजी क्या है, ये मन कैसे काम करता है, किस क्षेत्र में काम करता है और हम कहां कहां कंफ्यूज हो गए हैं। आपकी जानकारी बता दूं,
धरती पे ना तो कोई विकार प्रॉब्लम है, ना कोई बुराई प्रॉब्लम है, बस उसे देखने का मेरा तरीका और मेरा नजरिया मेरी प्रॉब्लम है। और उस नजरिए को ठीक आप ऊपर से नहीं कर सकते। कैसे नहीं कर सकते? इसकी साइंस को हम डीपली अंडरस्टैंड करेंगे। सबको ये बोर्ड विजिबल है? बोर्ड विजिबल है सबको, है ना? यस। तो अब मैं आपको बताता हूं कि 3 चीज आपको समझनी है। हमारे जो माइंड है, इस माइंड की कायदे में 3 लेयर्स है हमारी, लेकिन ज्यादातर दुनिया आपसे केवल 2 लेयर की बात करती है, जिसकी वजह से हमारी बीमारियां जड़ से मिट नहीं पाती। इसमें पहली जो लेयर होती है, इसे हम कहते हैं कॉन्शियस माइंड। सीएम मतलब कॉन्शियस माइंड। इसके नीचे की लेयर होती है सब कॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन जिसे कहते हैं। ऊपर वाला हो गया आपका चेतन मन, अगर हिंदी में कहेंगे तो चेतन मन। ये हो गया आपका अवचेतन मन। और तीसरा होता है हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट है और जिसकी जानकारी सबसे कम है, इसे अध्यात्म के बिना कभी समझा ही नहीं जा सकता, और उसे कहते हैं अनकॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस माइंड। और ये जो अनकॉन्शियस माइंड है, इसे कहते हैं अचेतन मन। और इसको आप गहराई से कब समझ पाएंगे अपने तीनों चीजों को? इनको मैं आपको बहुत लेमन लैंग्वेज और बहुत साधारण भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा। यह है आपकी धरती, अर्थ, ठीक है? यह है आपका वृक्ष, और यह है आपका फल। बड़ी साधारण सी भाषा में। ऐसे अभी अभी दीपावली बीती है, आप सब जानते हो। सपोज आपके पास कोई दीपक है ना? ऐसे आपके पास में एक दीपक है, सपोज मैं ऐसे सिंपल सा बस ये बना दिया मैंने यहाँ पे दीपक। अब इसके ऊपर कोई एक लौ चल रही है, और ये इसके अंदर यहाँ पे तेल भरा हुआ है। ये बिल्कुल ऐसे ही है। जो आपका ये दीपक है, ये आपका अनकॉन्शियस माइंड है। जो इसके अंदर आपका ये तेल है, ये आपका सबकॉन्शियस माइंड है। और जो आपकी ये जोत जल रही है, ये आपका कॉन्शियस माइंड है। प्रॉब्लम कहां चल रही है? मेरे को लग रहा है यही प्रकाश है जितनी ज्योति दिख रही है, इसलिए पूरी दुनिया इस दिखने वाली दुनिया में ही बिजी है। हर कोई बस इस फल में बिजी है। फल क्या आएगा? इस फल का नुकसान समझाता हूं आपको। माँ बाप के बच्चों से रिश्ते बिगड़ चुके हैं इस फल के कारण से। श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया, हे अर्जुन, तू सिर्फ कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। लेकिन सारी दुनिया किसको आज एप्रिशिएट करती है? केवल फल को। मम्मी पापा सारी साल बच्चे को एक भी दिन एप्रिशिएट नहीं करते। रिजल्ट वाले दिन कहते हैं तूने मेरा सीना चौड़ा कर दिया। किस दिन? एक दिन। एक दिन। सक्सेस जर्नी है या डेस्टिनेशन? सक्सेस जर्नी है या डेस्टिनेशन? सफलता एक यात्रा है या मंजिल? यात्रा। और अगर वो जर्नी है तो जर्नी एक दिन की होती है या मंजिल एक दिन की होती है? मंजिल एक दिन की होती है, जर्नी तो सारे साल की होती है। एम आई राइट और रॉन्ग? अभी क्या है, मम्मी पापा एप्रिशिएट कर रहे हैं, ओ मेरा बेटा 98% आया है, अरे लड्डू बांटते फिरेंगे, पता नहीं क्या क्या, बच्चे को भी तू कुछ भी मांग लेते हैं, मेरा नाम रोशन कर दिया। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? मैं खुद टीचर हूं, 14 साल मैंने बच्चे पढ़ाए, मैंने कभी किसी बच्चे के परसेंटाइल को अप्रिशिएट नहीं करता। मैं किसी बच्चे के सिलेक्शन को अप्रिशिएट नहीं करता, नेवर। तो आईआईटी सेलेक्ट हो गया, इट्स ओके, दैट्स फैंटास्टिक, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात थी तेरा अनुशासन,
बड़ी बात थी तेरी लगन, बड़ी बात था तेरा कंसिस्टेंट एफर्ट, बड़ी बात थी तेरा सुबह को जगना, रातों तक जगना, बड़ी बात थी रोज क्लास में जाना, बड़ी बात थी अपने डिस्ट्रैक्शंस को रोज रोज कंट्रोल करना, बड़ी बात थी अपने खान पान को नियंत्रण करना, एक्सरसाइज करना, वो बड़ी बात थी। हाँ या ना? मेरे प्यारे दोस्तों, अचीवमेंट इज अ रिजल्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ डेली एफर्ट्स, मोमेंट बाय मोमेंट। इसलिए जिंदगी पल पल में बीतती है, एक साथ नहीं। कीमत पल पल की है, जिंदगी की नहीं। जो पलों की कीमत नहीं जानता वो जीवन जी ही नहीं सकता। हाँ या ना? मैं आप तक पहुंचता रहा हूं, मेरी बात बोर तो नहीं कर रही आपको? क्लैरिटी समझ में आ रही है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आप बिलीव करें, मैं अपना पूरा जीवन इन्हीं सिद्धांतों से जीता हूं और मस्त रहता हूं, कोई टेंशन है ही नहीं। आज मेरी इतनी गारंटी है, आप इस जीवन में टेंशन तो पेंशन लेने चली जाएगी, तनाव है ही नहीं। एक बात तो तनाव नहीं है। अगर आपने अपने बच्चे की अचीवमेंट को एप्रिशिएट किया, किसी के अचीवमेंट को, तो आप ईगो बढ़ाएंगे। मेरे पास जब कोई बच्चा मिठाई लेकर था, सर मेरे 98% नंबर आ गए, मैं बताऊं ओके बहुत बढ़िया, लेकिन ये बड़ी बात नहीं है। और वो मेरी शक्ल की तरफ देखता था, ये क्या कह रहे हैं, सब तो मेरा इतना वो कर रहे हैं, सब ने कांग्रेचुलेशन बोल रहे हैं, तो कांग्रेचुलेशन क्यों नहीं बोल रहे हैं? मैं सोचा था, मेरे को तो पता था तेरे आने ही आने हैं, ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात मुझे तेरा पहले से पता था। बोले सर कैसे? मैं तेरी लगन ही इतनी थी, तेरा डिसिप्लिन इतना कमाल का था, तेरे लॉजिक से इतने कमाल के थे, तेरा फोकस इतना गजब का था, तेरे वर्क एथिक्स इतने सॉलिड थे, मेरे को पता ये तो रिजल्ट है, तो आना ही था। अब फिर मैं उसको अगली लाइन बोलता हूं, बस तूने अगर ये गुण बना के रखे तो ऐसे अचीवमेंट रोज तेरे रास्ते में आएंगे, पर अगर तूने ये खो दिए तेरे गुण मारे जाएंगे, तेरे गुण मरते ही तू मर जाएगा। समझ लेना, ध्यान रखना, ये अचीवमेंट सिर्फ पल भर का रह जाएगा और वो तुरंत धरती पे आ जाता है। जो हवा में उड़ रहा था उसे लगता है, जी सर बिल्कुल सही बात है। फोकस चेंज करो दुनिया का। हम दुनिया को गुणवान बनाना चाहते हैं, हम समाज को सुंदर बनाना चाहते हैं, पर हम एप्रिशिएट किसको कर रहे हैं? रिवार्ड्स को। किस पे कितना पैसा है, किस पे कौन सी गाड़ी है, कौन आईएएस बन गया है, किसका कितना बड़ा मकान है। सॉरी जेंटलमैन, उसके पास वो मकान क्यों है, उसके पास वो पद क्यों है, उसके पास वो पोजीशन क्यों है, उस क्यों को एप्रिशिएट कीजिए। मेरा आईएएस होना, आईआईटीएन होना, टीचर होना, कलेक्टर होना, अमीर होना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है किन कारणों से मैं वो हुआ हूं। एक और बात का जवाब दीजिए मुझे, आप सबसे पूछूंगा मैं। एक बच्चा टॉपर बना, क्योंकि मैं तीनों बात, ये फल की बात चल रही है। ये जो फल मुझे मिला है, ये जो फल मुझे मिला है, अगर बताना ये धरती ना होती तो कभी ये फल होता? इसकी जड़ें कहां है फल की? धरती में। लेकिन क्या मैं, अच्छा मुझे बताइए, पानी कहां देना था? यहां या यहां या यहां? कोई तने को पानी देता तो क्या पानी पहुंचता? कोई फलों को, पत्तों को पानी देता तो क्या पानी पहुंचता? किसको पानी देना था? यहां, पर यहां तो पहुंचते ही नहीं। हम क्या करते रहते हैं? हम एक दूसरे का व्यवहार चेंज करने की कोशिश करते हैं। क्या चेंज करते हैं हम? व्यवहार और आदतें। क्या चेंज करने की कोशिश करते हैं हम? एक दूसरे के व्यवहार और आदतें। परंतु व्यवहार और आदतों की जड़ें कहां गड़ी हुई हैं? इस अनकॉन्शियस माइंड में। और वहां तो हम कभी पहुंचते ही नहीं। क्यों? क्योंकि हम कहां बिजी हैं? हम तो इस रोशनी में जो दिख रहा है उसमें बिजी हैं। हम सबकी हालत कैसी है? मेरा घर है, मेरा घर है, मेरे घर में मैंने क्या किया? मेहमान आने वाले हैं, तो मैंने सब कपबोर्ड में डाल दिया, अंदर सब बंद कर दिया, पूरा घर ऐसा कर दिया। मेरा ड्राइंग रूम बड़ा साफ है, मेरे घर बड़ा सुंदर है, लेकिन गंदगी कहां जा रही है?
शरीर की ऊर्जा ठीक हो रही है और प्राण ऊर्जा नष्ट हो रही है। अंदर झूठ चल रहा है, बाहर सत्य का दिखावा चल रहा है। इसे पीपल स्किल कहते हैं, इसे ही रिसेप्शनिस्ट स्माइल कहते हैं। आप खुश हैं या आप हंस रहे हैं? स्माइलिंग इज नॉट हैप्पीनेस। जो एक रिसेप्शनिस्ट बैठी हुई होती है, एक सेल्समैन होता है, सबके सामने आकर के यस यस सर, अंदर में ऐसा लग रहा है इसका गला घोट दूं। हर रिसेप्शनिस्ट ये सोचती रहती है कितने लोग आते हैं सुबह सब आइए सर, वेलकम सर, हम भी ऐसे ही हो गए हैं। अभी घर में झगड़ा चल रहा होगा, अभी मेहमानों ने घंटी बजा दी, अभी पति पति को ठीक ठाक बाल बाल ठीक है, आइए वेलकम। अब तक झगड़ा चल रहा था, अंदर वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। मैनिपुलेटेड लाइफ। हम वो दिखने की कोशिश कर रहे हैं जो हम अंदर से नहीं है। अंदर खराब करते जा रहे हैं, बाहर अच्छा दिखते जा रहे हैं। दिस इज अ प्रॉब्लम, दिस इज अ प्रॉब्लम। हर चीज का दिखावा चल रहा है, मैं तुमसे बेटर, वो उससे बेटर। जिस दिन आप में कंपैरिजन आ गया कि कौन किससे बेटर, उसी दिन आपके प्राण ऊर्जा का अंत होना शुरू हो चुका है। क्योंकि प्राण ऊर्जा सेम है, वो ना कोई किसी से अच्छा है ना कोई किसी से। तभी हम क्या कहते हैं, भगवान की नजर में सब क्या कहते हैं, भगवान की नजर में सब एक समान है। तो अब मैं कौन हूं, भगवान का बच्चा, तो मेरी नजर में सब कैसे होने चाहिए? और अगर मेरी नजर में सब एक समान नहीं है तो इसका मतलब मैं अपने बाप का विरोधी हो गया कि नहीं हो गया? अब सोचो, जो अपने बाप का विरोधी हो गया, क्या वो बाप के दुआ का पात्र बन सकता है कभी? फिर बोलते हैं भगवान हमसे रुष्ट चल रहा है, तुम काम ही ऐसे कर रहे हो, तुमसे रुष्ट नहीं होगा तो क्या हमसे होगा? गॉट इट और नॉट? क्लियर समझ रहे? अब किसी की ओवरथिंकिंग चल रही है यहां पे, चलेगी नहीं, टॉपिक चेंज हो गया ना, चलेगी। अच्छा, अब यहां पे किसी का ध्यान भटका इतनी देर में, कहीं बाहर गया नहीं ना? तो देखो तुम्हारी कंसंट्रेशन कितनी अच्छी है, प्रूव करते हैं ना मेरे सामने सामने। सवाल क्या है, जब बात इंटरेस्ट की चल रही हो तो भटकाव खत्म हो जाते हैं ना। अभी ध्यान से समझिएगा इसको। सो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मुझे क्या करना पड़ेगा? यदि मुझे सुधरना है तो मुझे मन को समझना पड़ेगा, और मन ये फल नहीं है। ध्यान समझिएगा, मन ये फल नहीं है, मन ये वृक्ष भी नहीं है, मन तो ये धरती है। मन तो ये धरती है। आप सोचो, मैं ये दीपक को फोड़ दूं, क्या तेल को जमीन पर रख कर दीपक जला सकता हूं? जबकि दीपक तो जड़ है। क्या मैं धरती को खत्म कर दूं, क्या ये ऊपर कुछ भी पैदा हो सकता है? अब अगर मुझे लगता है कि आज मेरे फल बुरी आदतों के फल हैं, जो भी दिख रहे हैं, मेरा बुरा व्यवहार, मेरी बुरी आदत, टेंशन लेने की भावना, क्रोध की भावना, दुख की भावना, आज एक और उल्टी कहानी शुरू हो गई है। बच्चा पैदा होगा या संस्थाओं में भी हम चाहते हैं, बोलते हैं क्रोध छोड़ दो। ऐसे क्रोध छूटता है क्या? आपने कहा और हमने छोड़ दिया। अगर आप किसी को क्रोध छोड़ने की बात कह दोगे और चलो उसने क्रोध आपको दिखावे के लिए छोड़ भी दिया, तो इसे क्रोध छोड़ना कहेंगे या क्रोध का दमन करना कहेंगे? यू आर सप्रेसिंग द एंगर और यू आर विनिंग द एंगर। दो बातें अलग अलग है ना। आप क्रोध को जीत रहे हो या आप क्रोध को दबा रहे हो? हमारे यहां भी हम ओम शांति पे लगाते हैं, यार देखिएगा, देखो ओम शांति लगा, क्रोध नहीं करना। अब तो दबा लिया, लेकिन अगर मैंने उसे सही तरीके से माइंड की काउंसलिंग करके समझाया नहीं, तो अब ये क्रोध क्या करेगा? फिर एक दिन ज्वालामुखी बन के फटेगा। अब फिर क्या बोलेंगे? आखिर मैं कब तक सहन करता?
जो ये एक साथ फटते रहते हैं ये सहन नहीं कर रहे होते, इन्हें क्या बोलते हैं? ये झेल रहे होते हैं। क्या बोलते हैं इसको? झेलना। सहन करना मतलब मोहब्बत, झेलना मतलब मेहनत। समझ आ रही है मेरी बात? इंपॉर्टेंट है ना। सो सबसे बड़ी बात क्या है, आज अगर आप ये चाहते हो, राजयोग क्या सिखाता है? राजयोग सिखाता है इस धरती तक पहुंचना, अपने उस अचेतन तक पहुंचना। आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, बॉडी और सोल दोनों अलग अलग हो जाए, क्या सोल कुछ कर सकती है? क्या बॉडी कुछ कर सकती है? जैसे बॉडी और सोल मिलेंगे तो काम शुरू होगा, ऐसा ही है ना। लेकिन अगर मैं सोल की कॉन्शियसनेस में आ जाऊं तो बॉडी भूलना आसान है या नहीं है? मैं एग्जांपल देता हूं आपको। अभी आप में भले ही यहां इस हॉल में बैठे हैं, लेकिन आप अभी अभी चले जाओ अपने घर, अभी चले जाओ अपने घर सोच से। जैसे आप घर जाओगे, भले आपकी बॉडी यहां बैठी है, यहां की एक भी इंफॉर्मेशन आप में रजिस्टर होगी? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि बॉडी मुझे कहीं भी बांध ही नहीं रही है। हम सबके सब योगी होते हैं बचपन से, पता है आपको कैसे? देखो हम सब स्कूलों में पढ़े, आ तो टॉप जो स्कूल गए है ना, अभी भी यहाँ कैसे सब स्कूल अच्छा, जब आप स्कूल गए थे और मास्टर जी पढ़ाते रहते थे, है ना, पढ़ाते रहते थे ना, और थोड़ी देर बाद अपने मित्र से पूछते थे, अरे क्या बताया भाई, तू बैठा भी यही था, तेरे कान भी यही थे, बोर्ड भी सामने था, तू देख भी सामने ही रहा था, हुआ क्या? तूने क्यों नहीं सुना? बोले नहीं यार, वो मेरा ध्यान कहीं। इससे क्या समझ में आती है? जहां हमारा ध्यान होता है हम भी पूरी तरीके से वही होते हैं। कहीं बॉडी के साथ भी तो अभी भी तो ऐसे नहीं हो रहा आपके साथ। तो हमें सुनते हुए, ध्यान सुनना बाप, योगी की पहचान क्या है गीता में? सुनते हुए जो ना सुने, देखते हुए जो ना देखे, हाँ या ना? तो हमें तो आदत है ना शुरू से, बचपन से सुनते हुए, पर हम काम की बातों के लिए ऐसा करते हैं, सुनते हुए भी, है ना। मम्मी कुछ कहती है, कहता है, मम्मी पूछती है, तूने किया नहीं? नहीं मैंने सुना नहीं। अरे तू यही था, तेरे सामने तो कह रही थी मैं। तो आज क्या होते हैं हम? बॉडीली प्रेजेंट, मेंटली एब्सेंट। यही लाइफ है। तो मुझे क्या करना है? राजयोग से मुझे यह समझ में आया कि अगर मैं इस फल को चेंज करना चाहता हूं, ध्यान से सुनना प्यारे भाई बहनों, अगर मुझे इस फल को चेंज करना है, इसका मतलब मुझे इस धरती को चेंज करना है, मुझे इसकी जड़ें यहां से मिटानी है। आप किसी भी फल को देखो, किसी भी फूल को देखो, क्या फल को या फूल को ऊपर से काट कर आप उसे बदल सकते हो? दोबारा फिर पैदा हो जाएगा। चाणक्य की एक बहुत अच्छी बात मुझे याद आती है। चाणक्य क्या दिखाया गया कि चाणक्य क्या कर रहे थे? जा रहे थे रास्ते से और उनके पैर में कांटा चुभ गया। क्या किया उन्होंने? उन्होंने वो छाछ लेकर के आए, वो गुड़ लेकर के आए, मीठा लेकर के आए, और क्या किया? उस झाड़ी में पहले छाछ डाली और फिर उसमें क्या डाला? मीठा डाला। तो चंद्रगुप्त कंफ्यूज, गुरुवर ठीक है, कांटा पैर में लग गया था, निकालते फेंक देते, चल देते आगे। बोले यही तो कर रही है दुनिया। दिखने वाली समस्या खत्म करने से समस्या खत्म होगी नहीं। बोले फिर ये क्या हुआ? बोले गुड़ पड़ जाएगा, इसमें चींटियां आएंगी और सारी की सारी चींटियां इसके अंदर चली जाएंगी और चींटियां इसकी जड़ को खा जाएंगी। जड़ खा जाएंगी, पेड़ जड़ से ही खत्म। आदतें, क्रोध, लोभ, मोह, वे तब तक नहीं मिटेंगे जब तक उनका इस धरनी से जड़ नहीं मिटाई जाएगी। और धरनी से जड़ मिटाने को ही हम कहते हैं, लिख लो आप अपने पास बड़ा बड़ा, इसे ही कहते हैं इंट्रोस्पेक्शन, अंदर जाना, अंतर्मुखता की गुफा में जाना, अपने आप से बातें करना। आज हम दुनिया से बातें कर रहे हैं, बाहर बातें कर रहे हैं, परंतु अपनी वृत्ति तक पहुंचने का प्रयास ही नहीं कर रहे हैं, खुद के अंदर जाने से डर रहे हैं। आपको पता है प्यारे भाई बहनों, ये जो लाइट आपको दिख रही है ना, जो कॉन्शियस माइंड जो दिख रहा है आपको, इसी से पूरी साइंस बनी है। जितनी आज आप साइंस देखते हो वो सारी साइंस कॉन्शियस माइंड की खोज है।
जितने अणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, जो भी कुछ आज तक खोजा गया वो किसकी मदद से खोजा गया? इस चेतन मन से, जो सिर्फ 10% है। वो कहते हैं अगर आप अपने इस दिखने वाले माइंड से काम करोगे, दिखने वाले स्कूलों से काम करोगे, हर माँ बाप अपने बच्चे को भगा रहा है स्किल बढ़ाने के पीछे, उससे आप जीवन का सिर्फ 10% हासिल करोगे। अगर आपको ध्यान से सुनना, मुझे एक सवाल का जवाब बताइएगा प्यारे भाई बहनों, रिश्ते आत्मीयता के होते हैं या रिश्ते शारीरिकता के होते हैं? बोलिए जोर से। जब किसी की शादी भी होती है तो क्या कहते हैं, मुझे मेरी सोल मेट मिल गई या मुझे मेरा सोल मेट मिल गया। कोई कहता है मुझे बॉडी मेट मिल गई या बॉडी मेट मिल गया। नहीं होते ना, संबंध किसके होते हैं? अच्छा, जैसी आत्मा शरीर छोड़ देती है तो संबंध उसी दिन खत्म हो जाते हैं या रह जाते हैं? क्या कहते हैं जी? जब तक प्राण है तब तक संसार है, प्राण गए संसार क्या? समझने की बात है। जब रिश्ता आत्मा का है तो शक्ति आत्मा की बढ़ानी चाहिए या शरीर की? लेकिन मेरा आप सबसे एक सवाल है, या जितने भाई बहन बैठे हैं, इंपॉर्टेंट आप क्या मानते हो? आत्मा और मन इंपॉर्टेंट है या शरीर इंपॉर्टेंट है? ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? अच्छा बताइए, आत्मा की वजह से शरीर जिंदा है या शरीर की वजह से आत्मा जिंदा है? पक्की बात ना? लेकिन हमारा ज्यादातर टाइम कहां जा रहा है? क्या खाऊं, क्या पहनूं, कहां सोऊं, कौन सी गाड़ी, कौन सा बंगला। 24 घंटे सोच किसके बारे में रहे हैं? शरीर के बारे में। और टेंशन में कौन आ रहा है? माइंड और आत्मा। अच्छा, अब मेरे आप सब दोनों हाथ उठाओ, अपने ऊपर दोनों हाथ ऊपर उठाओ। सबके हैं ना ठीक ठाक? थैंक यू बोलो गॉड को, थैंक यू। दोनों हाथ ठीक ठाक है। हाँ, अब नीचे कर लो। अच्छा, अब वे हाथ उठाओ जिनका सीधा हाथ ज्यादा ताकतवर है, जो सारे काम राइट हैंड से करते हैं, राइट हैंड वाले। हाँ, दैट्स फैंटास्टिक, बहुत ही बड़े सारे राइट ही नीचे। अभी जो उल्टे हाथ से काम करते हैं, लेफ्टी हैं, लेफ्टी वाले। हाँ देखो, है हमारे बीच में कुछ लेफ्टी भी, थैंक यू। अच्छा, अब आप कभी देखना, जो लेफ्टी होंगे उनके उल्टे हाथ में ज्यादा ताकत होगी सीधे हाथ से। ऐसा है या नहीं है? क्या कहेंगे आप सब? ऐसा ही है ना? क्यों भाई? भगवान ने हड्डी, मांस, ब्लड सब बराबर बराबर दिया है दोनों हाथों में, फिर भी किसी का एक उल्टा ताकतवर है और किसी का सीधा, क्योंकि जिसका प्रयोग ज्यादा किया गया। अब हम गलती कहां कर रहे हैं? हमारे पास दो चीज है, मन, आत्मा और शरीर। मतलब आत्मा का पार्ट मन है, हा? और एक क्या है हमारे पास में? शरीर। तो हम ध्यान किसका ज्यादा रख रहे हैं? शरीर का। अभी शरीर बीमार हो जाए तुरंत डॉक्टर के पास जाएंगे, मन बेचारा बीमार है तो उसे डाइवर्ट करेंगे, जाके टीवी देख ले, दोस्त से बात कर ले, फलाना कर ले। मतलब पहले से ही डिस्ट्रैक्टेड है, वो पहले से ही डिस्ट्रैक्टेड है और उसे डिस्ट्रैक्शन की चीज और देंगे। कितने उल्टे हैं ना हम। आज मैं आपको बताऊंगा कि मन ताकतवर कैसे बन सकता है। आप चाहते हो अपना मन ताकतवर बनाना? आप चाहते हो मन सदा तनाव से मुक्त हो? आप चाहते हो मन सदा सुमन बन जाए, शुद्ध बन जाए? चलिए, तो आज मैं पहले बताऊंगा कि मन गंदा कैसे हुआ है। एक एक्टिविटी हम करने जा रहे हैं अभी आपके सामने मन के लिए, कि मन, बुद्धि और आत्मा, इन तीनों की गंदगी का कारण क्या है और इन तीनों का सफाई का तरीका क्या है। मैं चाहूंगा एक तो मेरे को गिलास और वो सब चीज चाहिए, सो प्लीज हेल्प मी। कोई भी एक तो बाल्टी जो मैंने मंगाया वो भी मेरे को चाहिए। तो मैं प्रैक्टिकल आपको लाइव में दिखाऊंगा सारी चीजें, ताकि देखने से चीजें ज्यादा समझ में आती हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? इसको मैं ध्यान रखूं। यस, थैंक यू, थैंक यू। अभी हम क्या करने जा रहे हैं, आप बहुत ध्यान से देखेंगे। आप इसको ऐसा मान लीजिए कि दिस इज योर माइंड, यानी ये ब्रेन मान लीजिए, ये है ब्रेन आपका, क्योंकि बॉडी का जो ब्रेन है, ब्रेन में जब आत्मा यहाँ पे बैठती है तो अपने मन बुद्धि को तभी तक एग्जीक्यूट कर पाती है। आवाज तो आ रही है मेरी? सो ये तभी तक, अगर किसी का ब्रेन डेड हो जाता है तो आपने देखा कि उसके मन बुद्धि भी काम करना बंद कर देते हैं, आया ना? ब्रेन डेड हो जाए, भले कोमा में पड़ा हो इंसान, क्या उसे कोई विचार आ रहा होता है? क्या कोई उसे टेंशन हो रही होती है? क्या कोई प्लानिंग चलती है? क्या कोई क्रिएटिविटी चलती है? नहीं चलती है। बहुत ध्यान समझना। सो दिस इज द ब्रेन ऑफ बॉडी, और इसके अंदर ये है माइंड। ये माइंड है आपका, ये विचार, भावनाएं, है ना? जल हो गया ना हमारे पास में, ज्ञान को जल भी कहते हैं। तो आप ऐसा मान लो, ये जब हम पैदा होते हैं तो हम बिल्कुल ऐसे होते हैं, हमारा ब्रेन भी साफ है, हमारा मन भी बिल्कुल साफ और शुद्ध है, कोई कुछ गड़बड़ नहीं है।
पर अब जैसे ही हम दुनिया में आए, अब हमें मम्मी कुछ सिखाएगी, पापा कुछ सिखाएंगे, टीचर कुछ सिखाएंगे, दोस्त कुछ और सिखाएंगे, और धीरे धीरे क्या होना शुरू होगा, ये गंदगियां ऐड होनी शुरू होंगी। पहले थोड़ी सी, अरे कुछ नहीं होता है, सब चलता है ना, कुछ भी जानकारियां रूपी गंदगी डलना शुरू हुआ। पता चल रहा है कुछ, आपको पता चल रहा है कि इसमें गंदगी ऐड हो गई, दिख भी नहीं रही, साफ ही दिख रहा है। यही प्रोसेस होता है, पता चलता ही नहीं कब तक, जब तक हम इस हालात में ना पहुंच जाएं कि वो तनाव, क्रोध, अवसाद, दुख ना बन जाए। हम ऐसी जानकारियां अंदर डालते रहते हैं, टीवी से, न्यूज़पेपर से, बच्चे के पास दूसरी बातें करके, मम्मी पापा लड़ लड़ के, जो कुछ भी हो रहा होता है, हर घटना एक एक करके अंदर जा रही है, एक एक करके अंदर जा रही है। फिर जितना बड़ा हो जाता है तो घटनाएं बढ़ जाती है तेजी से। बचपन थोड़ी कम होती है, जब स्कूल जाता तो और तेज जाती है, समाज जाता तो और तेज जाती है, फिर ऑफिस जाता तो और तेज जाती है। पता चला कि घटनाओं का क्रम इतना ज्यादा हो गया कि जबरदस्त तरीके से घटनाएं बहुत सारी बढ़ गई। तो हालत क्या हो गई, अब सोचता है, अब वो ढूंढता रहता है, किसी मेडिटेशन सेंटर जाना है मुझे, भगवान के पास ले जाओ, किसी सत्संग में ले जाओ, अब तो मन शांति नहीं रहता है। ये हालत क्या हुआ, मैं एक प्योर पर्सनैलिटी था और मैंने इसकी सोच, उसकी सोच, फलाने की सोच, न्यूज़पेपर की सोच, व्हाट्सएप की सोच, फेसबुक की सोच, इंस्टा की सोच, पड़ोसी की सोच, सारी सोच मिला दी और अब मैं कैसा हो गया। अब क्या आप इसमें से इसे बाहर निकाल सकते हैं किसी प्रोसेस से? जब तक कि इसमें इसकी ओरिजिनलिटी ना मिलाई जाए तब तक ये बाहर नहीं हो सकता किसी भी प्रोसेस से। तो हम क्या करेंगे, ओरिजिनलिटी क्या थी इसकी, क्यों अब मैं फिजिकल तो फिजिकल चीजें दिखाऊंगा ना मैं आपको। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम इसकी ओरिजिनलिटी इसमें ऐड करेंगे। अब सबसे खास बात यह है, गंदगी तो बहुत जल्दी से ऐड हो गई थी और थोड़ी सी ऐड हुई पर उसने सारा खेल बिगाड़ दिया, पर अब ये बहुत मिलाना पड़ेगा। इसलिए आप देखो, घास पैदा करने में मेहनत नहीं है, खुला छोड़ दो मैदान, घास पैदा हो जाएगी, लेकिन फसल पैदा करने में मेहनत लगती है। अब हम क्या करेंगे, इसमें ये डालना शुरू करेंगे और डालते जाएंगे, देखो कितना सारा डालेंगे और डालते जाओ, डालते जाओ, डालते जाओ, कितना ही डालते जाओ, ये पूरा खत्म भी हो गया, और चाहिए पानी। हाँ कोई बात नहीं, और है पानी, अरे अभी देसी में, हाँ अभी देसी में, ठीक है। ये देखो हम करते गए करते गए करते गए करते गए करते गए, अब आप देखोगे बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे हम थे ओरिजिनल। नहीं हो गया, कैसा हो गया, वैसा ही हो गया, नहीं हो गया। इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला जो समस्या थी ओरिजिनलिटी को ऐड करना इसका समाधान था। मतलब खुद तक पहुंचना ही समाधान है। जैसा मैं था बस मैं वापसी से वैसा ही बन जाऊं, मैं आत्मा ही हूं, और जब मैं उस आत्म स्मृति में ही आ जाऊं तो शक्ति शक्ति है। अच्छा, आप में से कौन कौन जो फील करते हैं मैं बड़ा कमजोर हूं, आप मुझे बताइए क्या आत्मा कभी कमजोर हो सकती है? ये जो इसमें मिक्स किया गया था ये ऐसे विचार पैदा कर देता है जिससे हमें फीलिंग ऑफ वीकनेस आती है। मतलब हम इन विचारों में विश्वास करना शुरू कर देते हैं जो विचार हमें कोई ऐड कर देता है। तो दूसरों की पर्सनैलिटी में विचार करते करते हम अपनी पर्सनैलिटी से दूर होते जाते हैं। प्यारे भाई बहनों, आज हम वो बन गए हैं जो हम नहीं हैं। हम वो बन गए हैं जो हमारे स्कूल ने, हमारे समाज ने, हमारे माता पिता की सोच ने, हमारे दोस्तों ने हमें बना दिया है। उस सोच को जैसे ही बाहर करके हम अपने ओरिजिनल को याद करेंगे, हम क्या बन जाएंगे? फिर से वैसे ही सुंदर, स्वच्छ, निर्मल, पावन बन जाएंगे। उसी का नाम है राजयोग। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में यही किया जाता है। ज्ञान रूपी जल को ऐड किया जाता है और मुझे मेरी ओरिजिनलिटी के करीब ले जाया जाता है। मैं 31 साल से इस विद्यालय में पढ़ रहा हूं और मैंने एक भी दिन की पढ़ाई मिस नहीं करी है। आज तक मेरी एक भी छुट्टी नहीं है। सिंगर
यहां पर एक चीज कह जाती है, सुबह अमृत वेला उठना चाहिए। 31 साल में एक भी मेरा अमृत वेला मिस नहीं है, नॉट अ सिंगल छुट्टी। क्यों? क्योंकि मुझे एक बात समझ में आ गई थी कि आप मुझे सवाल का जवाब दीजिए, आपका बच्चा टॉपर बनेगा, ध्यान सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपका बच्चा किसी भी क्षेत्र का टॉपर बनेगा, क्या वो उस क्षेत्र के रिसोर्सेज के कारण बनेगा या उन रिसोर्सेज को यूज करने वाले गुणों के कारण? क्या कहेंगे आप मुझे बताइए, दुनिया में एक ही मां के दो बच्चे हैं, जुड़वा हैं, एक टॉपर बन जाता है, एक डफर बन जाता है। देखे होंगे आपने ऐसे केस। माँ बाप एक है, डीएनए एक है, सुविधा एक है, पैसे एक है, स्कूल एक है, मास्टर जी एक है, सारे रिसोर्स एक है, लेकिन फिर भी दोनों की उपलब्धियों में अंतर है। क्यों? क्योंकि दोनों में आपको गुणों का अंतर मिलेगा। क्योंकि संस्कार केवल माँ बाप से नहीं आते, संस्कार संगत से आते हैं, संस्कार समाज से आते हैं, संस्कार माँ बाप से आते हैं, संस्कार पूर्व जन्मों से आते हैं, संस्कार खुद के होते हैं। क्योंकि संस्कार एक के नहीं है, अगर एक के होते दोनों में एक ही जैसे लक्षण पाए जाते। और सबसे महत्वपूर्ण संस्कार पता है कौन से होते हैं? विल पावर से अपने अंदर लाए गए संस्कार, विल पावर से। इसलिए कहा गया है वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। जहां चाहा है वहां पर ही रहा है। और इसको कौन महान बनाता है? इसको महान बनाती है आपकी प्रैक्टिस। एक प्रैक्टिस। एक बार एक पति जो है वो तलाक के लिए जज के सामने उसने वो किया, तलाक की नौबत आ गई और तलाक 20। तो उसने कहा, जज से शिकायत की, जज ने कहा भाई क्या कारण तलाक लेने का? कहता है जी मेरी पत्नी जो है वो चीजें फेंक फेंक के मारती है। तो कह रहा शादी को कितने साल हुए जी? 20 साल। तो बोले कब से मारती है? बोले तभी से मारती है। तो बोले तू इतना लेट अप्लाई किया तुमने तलाक के लिए? बोले नहीं जी ये बात नहीं है। बोले फिर क्या बात है? बोले जब से वो मारती तो निशाना लगता नहीं था उसका, पर उसकी प्रैक्टिस ऐसी हो गई कि हर निशाना लगता है। अब टेंशन हो गई है। अब तक वो चीजें मार रही थी बट लग नहीं रही थी, अब वो प्रैक्टिस। नेगेटिव में भी कर सकते हो और पॉजिटिव में भी कर सकते हो, यही प्रैक्टिस है। इसलिए मैं आपको सही बताऊं, ना तो कोई टेंशन प्रॉब्लम है, ना कोई गुस्सा प्रॉब्लम है। हमें गुस्सा खत्म नहीं करना, हमें गुस्से को कन्वर्ट करना है। हमें काम विकार को खत्म नहीं करना, काम विकार बहुत बड़ी ताकत है, हमें काम विकार को शक्ति में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट करना है। हमें लोभ को खत्म नहीं करना, हमें लोभ को कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट करना है। आप खुद देखो, आप मेरे को सवाल का जवाब दो। आपको लाइफ में कुछ भी चाहिए, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बोला टॉपर बनना है, तो टॉपर बनने में वैल्यूज का ज्यादा रोल है या रिसोर्सेस का? क्या कहेंगे आप? जोर से बोलो। कौन कौन मानते हैं रिसोर्सेस? आप उठाओ जिनको रिसोर्स लगते हो। अच्छा रिसोर्स लगते हैं। अब वैल्यूज किसे? सबको वैल्यू लगती है। हाँ देखिए, आपके पास में 10 करोड़ रुपए हैं और आपको जाके माइंड की पीस खरीदनी है, खरीद लोगे? खरीद लोगे? नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। मतलब क्या? अच्छा एक और बात समझो, आपका माइंड पीसफुल है, आपका माइंड पीसफुल है, आप 10 करोड़ कमा लोगे। एम आई राइट और रॉन्ग? आपका माइंड पीसफुल है, आप साइंटिस्ट बन जाओगे। लेकिन क्या आज तक साइंस की एक भी इन्वेंशन आई जिससे माइंड पीसफुल हो जाए? बोलो है ना? जाओ तो नॉट एट ऑल। आज तक कोई दवाई बनी कि जाके ये इंजेक्शन लगा दो आदमी ईमानदार हो जाएगा? हाँ? कहीं बाजार में ऐसा हुआ कि जाके प्याज खरीदा, तो आज मेरे घर में थोड़ा प्याज कम हो रहा है, थोड़ा सा ले आता हूं जाकर के। प्याज तो मिल जाएगी, प्याज तो मिलेगा नहीं। हाँ या ना? इंपॉर्टेंट क्या है? ये सारी चीज कहां है? अंदर में। ये कहां से बढ़ेंगी? कहां से बढ़ेंगी? ये यात्रा है, समझ लीजिए आप,
फल से अंदर जाने की यात्रा। फल इंपॉर्टेंट है या नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दूसरा बीज धरती में बोने के लिए फल से ही मिलेगा। समझिएगा बात को गहराई से। हम यहाँ पे ये नहीं कह रहे कि फल इंपॉर्टेंट नहीं है, हम ये कह रहे हैं फल से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये धरती है, उसके बाद ये वृक्ष है, उसके बाद ये फल है। क्यों? इसको भी मैं समझाता हूं आपको तीनों चीजों को लेकर के। जब आप राज्यों की यात्रा पर आएंगे तो यहां पर आपको एक बहुत सूक्ष्म बात बताई जाएगी जिसका बड़ा गहरा संबंध है इस बात से। क्या है देखते हैं। सबसे तीन का ही खेल है, सारा खेल ही तीन का है। दुनिया ने तो ये कह दिया तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा, लेकिन सच बताऊं तो सबसे बड़े काम ये तीन से बनते हैं। कैसे? सब ध्यान से देखेंगे। यहां पे आप आत्मा है ना कि शरीर है। ये कितने साथी मानते? नए जो आज पहली बार आए वो हाथ उठाइए, जो फर्स्ट टाइम आए हैं, फर्स्ट टाइम पहली बार। ओके, वेलकम। इनके लिए जोरदार क्लैपिंग करेंगे सब। स्वागत है। और मैं आपसे एक छोटी सी बात करूंगा, ये आप पक्का मानते हो ना कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है? मानते? क्यों? शरीर मेरा है, मैं आत्मा हूं। जैसे अभी सपोज करिए मैं आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करूं तो मैं क्या बोलूंगा? मैं प्रमोद कुमार हूं या मेरा नाम प्रमोद कुमार है? क्या राइट है? क्योंकि मैं तो तब भी था जब तक मुझे ये नाम नहीं मिला था। आप में से कोई ऐसा बैठा पैदा होते ही नाम आ गया था? ऐसा तो था नहीं हमारा किसी का भी। पैदा होने के 10 दिन बाद 15 दिन बाद किन्हीं पंडित जी ने पत्रा में नाम निकाला था, वो नाम उनको मिल गया था। इसका मतलब मैं नाम तो नहीं हूं। Am I right or wrong? अच्छा, आप कोई बोलता है मैं इंजीनियर हूं। आप इंजीनियर हो या आप इंजीनियरिंग का काम करते हो? क्या कहेंगे आप? काम करते हैं ना। इससे एक बात स्पष्ट हो जाती है कि मैं वो नहीं हूं जो टाइटल्स मैंने अपने ऊपर ले रखे हैं। इज इट राइट और रॉन्ग? अच्छा प्यारे भाई बहनों, बहुत ध्यान से सोचना। अपने सारे टाइटल लिखो पेपर पे, जिनके पास डायरी पेन है। जितने भी टाइटल आप खुद की पहचान बताने के लिए देते हो वो सारे टाइटल लिख लो। और अब आप मुझे बताओ इसके बाद क्या करना? आप सारे भाई बहन अपने जीवन के दुख लिखना। आप देखोगे ये टाइटल्स ही आपके दुख का कारण है। Am I right or wrong? चेक कर लो। वो मुझसे ज्यादा सुंदर, मैं उससे कम सुंदर। वो ऊंचा, मैं नीचा। वो ज्यादा पढ़ा लिखा, मैं कम पढ़ा लिखा। मेरी पोजीशन ये, वो हिंदू, मैं मुस्लिम। वो फलाना, वो ढिमकाना। वो ब्राह्मण, वो वैश्य। ये चल रहा है ना। जहां कंपैरिजन है वहीं पर गिरना और उठना है। जहां समानता है वहां प्रेम है, वहां प्रेम है। आत्मीयता में प्रेम है। आत्मीयता प्रेम। इसको थोड़ा सा और गहराई में लेके जाऊंगा। इसलिए टाइटल्स नहीं, टाइटल्स तो मुझे आज मिले कल खत्म हो जाएंगे। अच्छा मुझे बताइए, हम सबका पहला जन्म भी कहीं ना कहीं होगा, होगा कि नहीं होगा? अच्छा, क्या वो परिवार याद है आपको? क्या वे वाले मम्मी पापा याद है? क्या वहां के दुखों के लिए आप अभी दुखी हो सकते हो? इसका मतलब इस वाले जन्म के बाद भी। अच्छा ऐसा मान लीजिए आज तक जितने लोग दुनिया से गए, मैं बिल्कुल सारे रीजन खत्म करने वाला हूं आज आपके। जितने भी रीजंस होते हैं ना ओवर थिंकिंग के, आप यहां से ऐसा देखो, इस दुनिया से जितने लोग भी आज तक आपके अपने परिजनों में शरीर छोड़ के गए होंगे दुनिया से, क्या उनके जाने से दुनिया खत्म होगी? अगर उनके से नहीं खत्म हुई, दुनिया चल रही है ना, तो क्या मेरे जाने से खत्म हो जाएगी? तो किस बात की इनसिक्योरिटी है भाई? जब उसके बिना भी चल रही है तो मेरे बिना भी चलती रहेगी। सिक्योरिटी इनसिक्योरिटी क्या है वहां पे? हाँ या ना? ये डर रहता ना, मैं नहीं रहूंगा तो कल को मेरे बच्चों का क्या होगा? क्यों जो गए थे उनके बच्चों को क्या हो रहा है? अच्छा एक और बात आप देखो यहां पे ध्यान से। अच्छा एक और चीज देखना, एक और बहुत अच्छी बात है। आप मुझे बताइए जितने लोग संपन्न बने, क्योंकि मेरे लॉजिक है ना आपको सारे, वो सारे तर्क खुद को देना सीखो। एक बात मैं आपको सिखाता हूं आज, बहुत ब्यूटीफुल।
जो खुद की काउंसलिंग करना सीख गया, धरती पर उसे कभी किसी काउंसलर की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आपको एक और चीज बता दूं, आप में से कितने साथी ये मानते हैं कि मन को बहुत क्रिटिसाइज किया गया है हमारे पूरे धर्मों में, शास्त्रों में, ग्रंथों में? कितने मानते हैं? नहीं मानते? अच्छा, सच बताओ। मन को तो घोड़ा कहा गया है, मन को चालू कहा गया है, मन को बंदर कहा गया है, मन को दुश्मन कहा गया है, मन को ही पापी कहा गया है। कहा गया नहीं कहा गया? सही बताइए आप। लेकिन क्या ये सत्य है? चलो मैं आपको बताता हूं कि आपका मन कितना सुंदर है। आप सब चुनाव कीजिएगा, मैं कुछ बातें बोलूंगा और आप चुनना। सब एक सुर में बोलेंगे सारे भाई बहन? मेरे साथ हो आप सब? अच्छा, मैं आपसे बोलता हूं सफलता या असफलता? चलो, सफलता। अच्छाई या बुराई? प्रेम या घृणा? शांति या अशांति? सुख या दुख? अच्छे संबंध या बुरे संबंध? बड़ी उपलब्धियां या छोटी उपलब्धियां? आपके मन ने क्या चुना सारा? अच्छा ही बच्चा चुनता है। मन खराब कहाँ है? हाँ या ना? एक भी खराब चीज चुनी आपने? नहीं। और किससे पूछ रहे ना? चोर से पूछ रहा, वो भी यही बोलेगा। अच्छा, अब अगली बात पे जाते हैं। नेक्स्ट बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो मैंने चुना, अब अपने मन से पूछो, अगला सवाल पूछो सब। हे मन, ये सब मेहनत से मिलेगा जो तूने चुना है या बिना मेहनत के? जोर से बोलो, जोर से। तो अब जब भी कभी वो बोले कि जब पिक्चर देख रहे थे, सब बोलो बेटा ये मेहनत है। पहले मन से चुनवाओ, फिर मन को फंसाओ, ताकि वो अपने चुनाव में फंसे। इसे कहते हैं मन को सुधारने की कला। मन को दबाओ मत, मन को सुधारो, मन को रियलाइज कराओ। एम आई राइट और रॉन्ग? मन को अगर ऐसे समझाएंगे तो मन भागेगा? फिर मेरा तो भागा नहीं। मैं ऐसे समझाता हूँ, पहले से चुना लेता हूँ। मैं ऐसे बोलता हूँ, तो जैसे मैं पढ़ाई करता था मैं इसको बोलता था। फिर मैं 14 साल की उम्र में इस ज्ञान में आ गया था। 10th क्लास मैंने पास किया था। तो अब आप सोचो, मैं 10th क्लास तक एक एवरेज बच्चा था। कुल 65% नंबर थे मेरे यूपी बोर्ड में। और 12th क्लास में आप सोचो, यहाँ की पढ़ाई पढ़ के, इस विद्यालय की पढ़ाई पढ़ के, इस मेडिसिन से मैं डिस्ट्रिक्ट के टॉप 50 टॉपर्स में से एक था। 97 में आईआईटी के लिए क्वालिफाई हुआ। अब आईआईटी सबसे अच्छा टेस्ट पेपर है ना, जितने भी सारे क्वालिफाई किए। उसके बाद मुझे ब्रेन ट्यूमर हो गया। और फिर कैसा बना होगा? इससे धक्का हो सकता है। 16-17 साल का बच्चा, कितनी मेहनत करी, 2-2 साल ड्रॉप की तैयारी करी, सिलेक्शन हुआ, उसके बाद वहां जा ना सका। तो डिप्रेशन होने का तरीका था ना मेरे पास में। बट क्या हुआ? कुछ नहीं। मैं माउंट आबू गया, वहीं रहा, वहां से ठीक होकर के आ गया। ठीक हो गया। अब बताइए, अगर मैं इंजीनियर बन जाता तब ठीक था या ऐसा बन गया हूं तब ज्यादा ठीक हूं आप सबके लिए? मैं अब ज्यादा यूजफुल हूं या तब ज्यादा यूजफुल होता? तो तब कुछ पैसे ऐसे कमा लेता, एक बढ़िया सी गाड़ी ले लेता, बस ये कुछ तो हो सकता था। लेकिन इतना यूजफुल नहीं होता मैं। आज बाप भगवान ने मुझे इतना यूजफुल बना दिया, ना जाने कितनों के दुख दूर करने का कारण बना दिया। विच इज अ बेटर ऑप्शन। अच्छा, अब मैं एक और बात पूछता हूं, आप किसको सफल मानते हो? अंबानी सफल है? टाटा सफल है? अच्छा चलो, आईएएस तो सफल होंगे, प्रधानमंत्री सफल होंगे, राष्ट्रपति। अच्छा मुझे बताओ, जब ये सारे लोग टेंशन में आते हैं तो किसके पास जाते हैं? किसके पास जाते हैं? ये जाते हैं सारे के सारे उनके पास जिनके पास कुछ नहीं है। है ना? सब ऋषियों चरणों में, हे महाराज जी कुछ कृपा करो, कुछ हाथ रख दो। हाथ रखवाने जाते हैं सब। सो आप मुझे बताइए, सबसे बड़ा सफल कौन? हाँ, और सबसे दुखी कौन? जिसे ये लग रहा है कि मेरे पास बहुत कुछ है। मैं गलत बोल रहा हूं तो बोलो। आप सबको जब परेशानियां होती है किन के पास जाते हो? अरे फलाने महाराज जी को हाथ दिखा लो, फलाने जी को जाकर के ज्योतिष का दिखा लो, पूजा करने चले जाओ, उनके चरणों में चले जाओ, उद्धार। अच्छा एक बात हो, आज तक आपने कभी सुना कि कोई राजा जंगल में तपस्या कर रहा था, उसकी तपस्या से शेर और चीते भी उसके ऑरा में आके शांत हो गए? कहीं सुना आपने? मैंने तो नहीं सुना आज तक।
लेकिन ऋषि महात्माओं के लिए हमने क्या सुना है कि हमारे ऋषि महात्मा इतनी पावन संस्कृति हमारी रही है कि जब वो जंगल में तपस्या नहीं करते थे तो शेर, चीते, सांप, बिच्छू उनके ऑरा में आते ही शांत हो जाते थे। हड्डी मांस का शरीर तो उनके पास भी था। ताकत किसमें है? यहां। ताकत इसमें नहीं है, ताकत यहां है। बट क्या इसको बलवान बनाने की सोच रहे? जिम में जाके बॉडी तो बना रहे हैं, पर हमारे लिए हमारा ये जिम है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विद्यालय का हर विद्यालय एक जिम है, आत्मा का जिम। आत्मा का जिम। माइंड का फूड क्या है? माइंड का फूड है इंफॉर्मेशन, जानकारी। कैसी जानकारी आप अंदर डाल रहे हो? जैसी जानकारी डालोगे वैसे विचार पैदा होंगे, हाँ या ना? अच्छी जानकारी अच्छे विचार, बुरी जानकारी बुरे विचार। जैसे विचार होंगे वैसी भावनाएं बनेंगी। Am I right or wrong? जो से बोलो, पक्की बात ना? अभी आप सोचो, आपके अंदर अच्छी अच्छी भावनाएं पैदा हो रही हो तो कर्म कैसे होंगे आपसे? हम कर्म ठीक करने के चक्कर में पड़ रहे। भाई कर्म ठीक मत कर, जानकारी ठीक कर। प्रॉब्लम जानकारी में है, कर्म में प्रॉब्लम है ही नहीं। अभी आप सब इतनी अच्छी जानकारी सुन रहे हो, क्या कोई खराब कर्म कर सकते हो इस टाइम पे? बोलिए नहीं। जानकारी बदली तो विचार बदले, विचार बदले तो भावनाएं बदली। अब बताइए, विचारों से कर्म होते हैं या भावनाओं से कर्म होते हैं? बोलिए। भावनाओं से, विचारों से नहीं होते। विचार तो दिन में 30 से 50,000 आते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों। लेकिन जैसे क्या होता है, अब जैसे मैंने आपसे कहा आप अच्छे नहीं हो, मैंने क्या बोला? आप अच्छे नहीं हो। मैंने तो एक बार बोला, अब आप उसे बोलोगे ऐसे अच्छा नहीं हो, ये कोई बात होगी? ये कोई बोलने का तरीका है? ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। रील अटक गई। जिस विचार पे रील अटक गई वो भाव बन गया। Am I right or wrong? पति देव ने सुबह को पत्नी से कुछ कहा, चला गया बेचारा ऑफिस, लौट के आया, रील वहीं अटकी हुई है। वो ऑफ जाके भूल भी गया कि कुछ हुआ था। वो आगे कह रहा है, अच्छा ऐसा क्या हुआ है कि जो मुंह सूझ रहा अभी तक? बोले ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे पता ही नहीं कि सुबह क्या हुआ था। बोले हाँ, मेरे को तो वास्तव में नहीं पता क्या हुआ था। वहां रील वहीं अटकी हुई है। किसी की रील 1 दिन से अटकी है, किसी की रील 10 दिन से अटकी है, किसी की रील 1 महीने से अटकी है, और किसी ने तो रील अटका कर रखी है पिछले 10 सालों से। और वो क्या बोझ कालापन क्रिएट करे जा रहा है। मर कौन रहा है? हम। वो मजे में है जिसके बारे में रील चल रही है, उसे तो कोई टेंशन है ही नहीं। फिर कहते हैं लो मैं तो मरी जा रही हूं, तुमको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो क्यों पड़े हुए फर्क? मैंने कहा कि तुम सोचो उसके ऊपर इतना। ऐसी ऑफिस और बॉस और एम्प्लॉय का होता है। बॉस ने ऐसा कहते हैं मूड खराब कर दिया आज। बताओ कहा बॉस ने मूड तुम्हारा खराब है? अब यहां पे मैं एक बात लेकर के आऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से कनेक्ट करते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा विचार चलाने का कारण क्या है? एक इमोशन, क्योंकि इमोशन की बात चल रही है, ध्यान समझिएगा मेरी बात। रिस्पेक्ट और डिसरिस्पेक्ट का इमोशन। यहां पे आप में से किस किस को बेइज्जती फील होती है? हाथ उठाओ। झूठ मत बोलना, मुझे पता सबको होती है। आप हाथ नहीं उठाओगे तो सत्य थोड़ी मान लूंगा कि हाँ आप बिल्कुल सच बोल रहे हो। या एक नहीं बैठा जिसको बेइज्जती फील नहीं होती है ना। चाहे ज्ञान में चलते हुए किसी को 20 साल हो जाते हैं, फिर भी उसे मेरी को ड्यू रिस्पेक्ट, क्या बोलते सबसे लगाते हैं, मेरे को ड्यू रिस्पेक्ट नहीं दिया गया। क्या इज्जत बेइज्जती कुछ होती है? अभी आप यहाँ पे इतने सारे भाई बहन बैठे हो, ध्यान सुनना। मैं यहाँ से एक ही आदमी लेक्चर कर रहा हूँ, बहुत ध्यान सुनना, बहुत थॉट है। मैं यहाँ से एक ही आदमी लेक्चर कर रहा हूँ, आप सबके सब मेरी एक जैसी तारीफ करके दिखाओ। पॉसिबल? तो एक जैसी बुराई करके दिखा दो, वो भी पॉसिबल नहीं। तो आप बताना, अगर आप मेरी तारीफ कर रहे हो तो मेरी इज्जत कर रहे हो? नहीं, आप सिर्फ अपनी मेरे बारे में राय व्यक्त कर रहे हो। और आप जो भी मेरे बारे में राय व्यक्त करोगे वो आप आपके मेंटल लेवल पे करोगे या मेरे मेंटल लेवल पे करोगे? बोलिए। अपने मेंटल लेवल। तो अगर आपने कुछ भी मेरे बारे में कहा तो किसकी इज्जत बेइज्जती करी आपने?
जैसा बोलो, अगर आपने अपने दिमाग का परिचय दिया है तो इज्जत किसकी हो रही है? मेरी थोड़ी हो रही है। आपने आपके माइंड से अपना परसेप्शन दिया तो किसका मेंटल एटीट्यूड बताया आपने? अपना। तो इज्जत किसकी हुई? आपकी, मेरी थोड़ी हुई। यस, क्यों स्टार्ट होती है? बिकॉज मैं दूसरे की राय को अपनी राय मान बैठता हूं, मैं किसी की राय में विश्वास कर बैठता हूं। इस दुनिया में मेरे प्यारे भाई बहनों, ना कोई किसी की इज्जत कर सकता है और ना कोई किसी की बेइज्जती कर सकता है। बस अपनी बुद्धि की क्षमता पर अपने आकलन को व्यक्त कर सकता है। जिसकी जितनी समझ है वो उतने ही शब्द किसी के विषय में बोल सकता है। इज इट राइट और रॉन्ग? टाइम ज्यादा तो नहीं लेगा? नहीं टाइम है? चलने दो। बहुत है। So that's very important. समझ की बात ये है। तो इसलिए कोई भी इज्जत और बेइज्जती होती नहीं है प्यारे भाई बहनों। अच्छा, अब इसमें क्या? अच्छा, एक बात बताइए मुझे, संसार हमें वैसा दिखता है जैसा संसार है, या संसार हमें वैसा दिखता है जैसे हम खुद अंदर से हैं? जैसा हम देखते हैं वैसा, जैसा हमारा चश्मा है। पक्की बात है ना? इसका मतलब मेरे सुख दुख का कारण कोई और है या मैं स्वयं हूं? क्योंकि सुख और दुख एक भाव है, सुख और दुख एक भाव है। अच्छा, मेरे भाव दूसरा क्रिएट कर रहा है या मेरा भाव मैं क्रिएट कर रहा हूं? क्या मैं आपके दिमाग में घुस के भाव क्रिएट कर रहा हूं? मैंने सिर्फ एक कर्म किया है। मेरे कर्म के विषय में आप कैसे लोगे ये किसके ऊपर निर्भर है? पूरी तरीके से इसका मतलब बहुत स्पष्ट है, इस दुनिया में मुझे कोई दुख दे ही। पता है मैच्योरिटी की डेफिनेशन क्या कहती है? ये मैंने राज्यों में सीखा। भगवान हमारी एक चीज चलती है मुरली, उसमें कव्यक्त मुरली में भगवान ने बोला है। जब आप जो नए साथियों कभी आएंगे तो दीदियों से मिलिएगा, हमारी दीदियों से, ये दीदी बताएंगी आपको कि वास्तविकता में क्या चीज होती है। मुरली कमाल की चीज है। 31 साल में मैंने एक भी दिन मिस नहीं करी है। सोचो कितनी इंपॉर्टेंट हुई, कितना मजा आता होगा उसे 31 साल तक रोज सुनना। अच्छी चीज होगी, बुरी चीज होगी? कोई काम 31 साल रोज कर सकते हो? तभी करोगे जब अच्छा होगा, बड़ा मजेदार होगा। उसमें लिखा था मैच्योर्ड केवल वो इंसान है जो अपने जीवन की संपूर्ण जिम्मेदारी लेता है। मैं जो हूं, जैसा हूं, जिस हाल में हूं, जहां पर हूं, उसका एकमात्र कारण सिर्फ और सिर्फ मैं हूं। ना मेरी मम्मी, ना मेरे पापा, ना मेरे टीचर, ना समाज, ना सरकार। ओनली मी। और मैं इसे प्रूव करूंगा भी आपके सामने। मैं ऐसी कोई बात नहीं कहता हूं, साइंस का आदमी हूं, हर बात प्रूव करने की वैसे भी आदत है। आपसे सवाल पूछता हूं, किस किसने वाल्मीकि जी की कहानी सुनी है? जिन्होंने रामायण लिखी, सुनी है नहीं सुनी? आप सबको पता है वाल्मीकि जी एक डाकू हुआ करते थे, डाकू रत्नाकर के नाम से। नहीं पता तो बता देता हूं, वो एक डाकू थे, डाकू रत्नाकर थे। और वो क्या करते थे? जंगल से लूटपाट करके अपने परिवार का पेट पाला करते थे। एक बार उन्होंने साधुओं को पकड़ लिया। ध्यान से सुनना, ये उनकी कहानी नहीं, ये यहां बैठे हर इंसान की कहानी है। तो उन्होंने साधुओं को पकड़ लिया। साधुओं ने उनसे सिर्फ एक सेंटेंस कहा कि देख भाई, तू जो कुछ कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है अपने हिसाब से, पर एक बार जाके जिनके लिए कर रहा है उनसे ये तो पूछ ले कि वे भी तेरे इस कर्म के भागीदार होंगे। और हम भागेंगे नहीं तो हमें बांध जा, हम यहीं बैठे रहेंगे, तेरा इंतजार करेंगे वापस आने का। उसने कहा तो बहुत बढ़िया बात है। अभी क्या हुआ? चले गए जी। जाने के बाद में जाके अपनी पत्नी से पूछा, मैं चोर लूट करके लेकर के आता हूं, तुम्हारा पेट पालता हूं, क्या तुम सब मेरे कर्म के भागीदार होंगे? क्या कहा होगा पत्नी ने? क्या कहा होगा? मैं आपकी भागीदार होंगी, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी हूं, तुम अपनी जिम्मेदारी को कैसे पूरा कर रहे हो, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सही बात भी है। पापा से पूछा, पापा आप मेरे कर्म के भागीदार होंगे? मैं क्यों भागीदार होंगे? तू करके लेके आ रहा है, मैं तो तेरी जिम्मेदारी हूं। बच्चों से पूछा, तो तुम्हारी जिम्मेदारी है। आंखें खुल गई। क्या उसको राम बोलना आता था? क्या बोलना आता था? मरा। मरा मरा से किस पे आया?
पता है जब मैं कहानी पढ़ता हूँ ना तो मेरे को बड़ा जोश आता है। क्यों? मेरे को लगता है अगर एक क्रिमिनल इतना बड़ा संत बन सकता है, एक चोर डाकू इतना बड़ा संत बन सकता है, जिसे राम कहना नहीं आता था वो रामायण लिख सकता है, मैं तो चोर डाकू भी नहीं हूं, मेरे संत बनने के तो बहुत चांसेस है। सोचा ना? इससे क्या हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इससे एक बात समझ में आई, 3 सिद्धांतों का जन्म हुआ। लिख लीजिए आप अपने पास, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कहा गया है? जैसी करनी वैसी भरनी, जो करेगा सो पाएगा। जैसा करेगा वैसा पाएगा, जितना करेगा उससे ज्यादा पाएगा। ये 4 सिद्धांतों का जन्म है और बड़े गहरे हैं सिद्धांत। अगर आपने ये समझ लिए तो आज के बाद आप एक और बहुत बड़े इमोशन से फ्री हो जाएंगे, जो ओवर थिंकिंग का इमोशन है। बहुत ध्यान सुनना, और खासकर माँ बाप बहुत ध्यान से सुनना। जितने यहाँ पेरेंट्स बैठे हैं, सारे पेरेंट्स को क्या रहता है अंदर में? मैंने अपने बच्चों के लिए इतना किया, पर उन बच्चों ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। ये इमोशन होता है। आप किसी के लिए कुछ कर देते हो, आपके लिए जब कुछ कर देते हो तो क्या चलता है मन में? मैंने उनके लिए ये किया, उन्होंने तो हमारे लिए। क्या वास्तव में हमने कभी किसी के लिए कुछ किया? अगर कुछ किया तो फिर ये सिद्धांत कभी होंगे ही नहीं। ना किसी माँ बाप ने बच्चे के लिए कुछ किया, ना किसी बच्चे ने माँ बाप के लिए कुछ किया। बेसिकली हम सब कर्म के बंधन से जुड़े हैं। मेरे माँ बाप वही बने हैं जिनके साथ मेरा कोई कर्म का रिश्ता रहा है। मेरे वो कर्जदार रहे हैं या मैं उनका कर्जदार रहा हूं। हम इस धरती पर कर्म करने के 2 कारणों में जन्मे। देख लेना मेरे प्यारे भाई बहनों, कर्म करने के 2 ही कारण हैं। या तो हम किसी का कर्जा चुका रहे हैं, या तो अपना पुण्य जमा कर रहे हैं। इसके अलावा तीसरा कोई कारण ही नहीं है इस धरती पे कोई कर्म करने का। और आप सोचो, जब मेरा किया मैं तेरा किया तू पाएगा, फल कर्मों का तू पाएगा। जब मेरा किया मैं पा रहा हूं, तो मैं किसी को कैसे कह सकता हूं कि मैंने तुम्हारे लिए किया? भाई आपने किया नहीं, या तो आपने चुकाया या तो आपने जमा किया। और अगर मेरी किस्त चुक रही हो और या मेरा अकाउंट बढ़ रहा हो, तो दोनों के साथ फायदा किसका है? मेरा। तो क्या मुझे किसी पर एहसान जताना चाहिए? माता पिता के लिए बच्चे की पालना बच्चों पर एहसान है या माँ बाप की जिम्मेदारी? ये बात मैं जरूर सुनाऊंगा आप सारे भाई बहनों को, क्योंकि देखिए आप जब बैठे ही हो तो मैं कुछ ऐसी तथ्यों को आपके सामने लाना चाहता हूं जो बहुत प्रैक्टिकल तथ्य हैं। यही लॉजिक है। मैं एक स्कूल में गया और वहां पे मैं काउंसलिंग कर रहा था एक 8th क्लास के बच्चे की। आप सब शॉक्ड हो जाएंगे सुनकर, क्योंकि जब मैंने भी पहली बार सुना था तो मैं शॉक्ड हो गया था। उस बच्चे ने मेरे सामने कहा, मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत अपने पेरेंट्स से करता हूं। सुना है आपने? आप सोच लीजिए, मेरे को इतना शॉक लगा, ये क्या कह रहा है? मैंने कहा व्हाई? क्योंकि बहुत बड़ा स्कूल था, BMW से बच्चा पढ़ने के लिए आता था, सारी सुख सुविधाएं उसके पास थी। उसके बाद भी वो क्या बोल रहा है? आई हेट माई पेरेंट्स अ लॉट। मैंने उससे कारण पूछा, ऐसा क्यों? पता बच्चा क्या कहता है? मैंने तेरे पास सब कुछ है, तू फिर नफरत करता है? बोले इसीलिए। मैंने पूछा मतलब? कहता है मुझे रोज इस बात के ताने दिए जाते हैं कि हम तुम्हारे लिए इतना पेट काटते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, इतना सब कुछ करते हैं, और तुम पे पढ़ा भी नहीं जाता। कह रहे खेलने जाओ तो ताना, कुछ वीडियो गेम देख लो तो ताना, सुबह को उठो तो ताना, स्कूल में नंबर कम आ जाए तो ताना। जब देखो 24 घंटे एक ही बात का ताना मिलता है कि हम तुम्हारे लिए ये करते हैं और तुम पे अपना काम भी नहीं किया जाता। मेरी आंखें खुली, बिलीव करना, मेरी आंख खुली। मैंने कहा अच्छा, ऐसा तो हमसे भी कहा गया था, पर हमने तो पर्सनली नहीं लिया, तो पर्सनली ले गया। हमारे साथ तो बचपन से घटना होती आई है, हम तो सेंसिटिव हुए नहीं थे, ये तो बहुत सेंसिटिव हो गया 8वीं क्लास में। परंतु मुझे उसकी बात से बात रियलाइज हुई। आप सब अपनी उंगलियों से करो,
सब करो सब। क्लियर? अभी जो जो मैं बोलूंगा वो काम करना। बच्चे बन जाओ, सब बच्चे बन के थोड़ी देर के लिए। हाँ बोलो ये सर है, बोलो बोलो सर है, बोलो ये माथा है, बोले गाल है, बोले नाक है, बोले ठुड्डी है, बोले गला है, बोले कंधा है, बोले पेट है, पैर है। सब इसे ऐसे करो फिर साइड में और सामने देखो। अब अपने अपने उंगलियों पर ठुड्डी पे लगाओ। सोच के थोड़ी कितनों की ठुड्डी में थी, सब सुना नहीं, बोली ठुड्डी थी, बाद में यहाँ पे आई है। अरे सब यहाँ ही रख रहे थे, आधों के भी है ये। इससे क्या समझ में आया? हम वो नहीं करते जो हम कहते हैं, हम वो करते हैं जो सामने वाला करता है। इसे कहा गया है एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। करके दिखाओ। अब अगर माँ बाप अपने बच्चे की पालना एहसान जता जता के कर रहे होंगे तो बुढ़ापे में बच्चा एहसान जताएगा या जिम्मेदारी निभाएगा? तो माँ बाप जब बच्चे की पालना कर रहे हो तो सिर्फ आपकी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी निभाओगे तो बच्चा आपसे क्या सीखेगा? जिम्मेदारी। क्या जिम्मेदारी निभाते समय किसी को गुस्सा करना चाहिए? करना चाहिए? अच्छा, एक और खास बात देखो। आप लोग ऑफिसों में जाते हैं, काम चुन लेते हैं और फिर काम की शिकायत करते हैं, मेरी सैलरी कम है, मेरा प्रमोशन नहीं हुआ, मेरा ऐसे नहीं हुआ। इस बात के भी बहुत सारे थॉट चलते हैं ना, ओवर थिंकिंग। आप मुझे सवाल का जवाब दीजिए, जब आपने नौकरी ज्वाइन करी थी तो क्या नौकरी के बॉन्ड पे आपने साइन करते समय सब कुछ पढ़ा नहीं था? पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? नहीं पढ़ा था। तो पढ़ना चाहिए था। गलती किसकी थी? अगर नहीं पढ़ा था तो भी गलती किसकी थी? मेरी। तो मेरी गलतियां ठीक रहा, मैं बॉस के माथे फोड़ सकता हूं? यही प्रॉब्लम है। अच्छा, अब आप मुझे बताइए, यदि किसी बहन ने मां बनने का सपना लिया हो, मैं हर बात पे लेके जा रहा हूं आपको, मां बनने का सपना ले लिया, तो क्या प्रसव पीड़ा से पड़ोसी मां गुजरेगी? वो मां ही गुजरेगी। अगर पढ़ाई में किसी बच्चे को टॉपर बनना है, सोचो किसी बच्चे को पढ़ाई में टॉपर बनना है, तो रात को जगने की पीड़ा क्या पड़ोस का बच्चा लेगा? मुझे क्या समझाना चाहता हूं, जिंदगी में लिख लो आप सब प्यारे भाई बहनों, सारे दर्द खत्म हो जाएंगे आज से। जब भी आप किसी कर्म का चुनाव कर लेते हो, उस कर्म के फल के साथ साथ आप उस कर्म की चुनौतियों का भी चुनाव उसी पल कर लेते हो, और फल तक पहुंचने का रास्ता चुनौतियों से होकर के ही जाएगा। इसलिए चुनौतियों के लिए क्रिटिसाइज करना बंद कर दो, नहीं तो फल तक कभी पहुंचोगे ही नहीं। अच्छा, एक और दूसरी बात, जितना बड़ा फल चाहोगे उसकी चुनौतियां बड़ी होंगी या छोटी होंगी? अब किसी को आईएएस बनना है, किसी को चपरासी बनना है, तो टेंशन किस में ज्यादा आने वाली है? तो पावर भी किसके पास ज्यादा है? हाँ, मैं सिर्फ आपको क्या बताया, कुछ करो कि जिन बातों की आप टेंशन लेके बैठे हो, मैं बताऊं टेंशन किनको होती है? किनको होती है? जिन्हें आराम पसंदगी है, जिनके अंदर आराम पसंदगी, आलसी, सिर्फ उन्हें तनाव होता है। कर्मठ को कभी तनाव नहीं हो सकता, क्योंकि वो जानता है कि मेरे जीवन में, अभी सोचो आप, मैंने आपको इसका एग्जांपल बताया, अगर मुझे ब्रेन ट्यूमर हुआ 16 साल की उम्र में, आप पता है मैं 90, अभी मैं आपको टेंशन सुनाऊं तो इतनी बड़ी टेंशन से जिंदगी में सोच नहीं सकते आप। 95 में मैं 12th पास किया, 97 में IIT में सिलेक्ट हुआ, और मैं इतना, जब मैं सेलेक्ट हुआ तो मुझे इतना गुस्सा आ गया अपने आप के ऊपर कि मुझे पढ़ना ही नहीं है, मुझे बस ईश्वर सेवाएं करनी है, और मेरे 12th क्लास और ग्रेजुएशन के बीच में 17 साल का गैप हो गया। मैंने 12th के 17 साल बाद ग्रेजुएशन किया। क्या मैं किसी लायक बचा होगा? लेकिन मैं 12th पास आदमी ही 98 में 18,000 रुपए महीने कमाता था, क्योंकि मैंने IIT तैयारी करी थी, अच्छे से पढ़ाई करी थी, कोचिंग सेंटर खोले मेरे, 2 कोचिंग सेंटर थे, 2 कॉलेज में मैं गेस्ट लेक्चरर काम कर रहा था, और मैं यहाँ की पढ़ाई रोज पढ़ रहा था। यहाँ मुझे गुण मिल रहे थे, यहाँ मुझे शक्तियां मिल रही थी, यहाँ मुझे सेल्फ एनालिसिस मिल रहा था, यहाँ मेरा स्वयं का आकलन करने की शक्ति मिल रही थी, यहाँ मेरा मनोबल बढ़ रहा था, यहाँ मेरा आत्मबल बढ़ रहा था, जिसकी वजह से मैं जीवन की ऐसी समस्याओं से कभी हारा ही नहीं, और मैंने उनके विषय में कभी नेगेटिव सोचा ही। पर ये गारंटी से कह सकता हूं, इस विद्यालय का पार्ट ना होता तो मैं भी कहीं ना कहीं डिप्रेशन का शिकार
होता। क्यों? क्योंकि मुझे परसेप्शन ही नहीं होते, सोचने का तरीका ही नहीं मिलता कि ऐसे भी सोचा जा सकता है, ऐसे भी सोचा जा सकता है। आप मुझे बताओ, अगर सुख मेरे हिस्से में है तो क्या दुख किसी और के हिस्से में जाएगा? आप मुझे एक भी सुख बताइए जिसका बिहाइंड में दुख ना हो, बोलिए। चलो और अच्छी चीज बताता हूं आपको। महात्मा गांधी का नाम सुना? किस किसने सुना है? सुना है? महात्मा गांधी के लिए अंग्रेज प्रॉब्लम थे या अपॉर्चुनिटी थे? आप कह रहे हो इतनी देर सुनने के बाद आपसे पहले क्या सोचते थे? अंग्रेज बड़े बुरे थे, मुगल बड़े बुरे थे। अगर मुगल कभी भारत में ना आए होते, क्या आप किन्हीं महाराणा प्रताप को जानते? क्या आप शिवाजी को जानते? नहीं जानते। कब जानते? जब वो आए, उनके ऊपर आक्रमण हुए। अंग्रेज भारत में नहीं आते तो क्या कोई महात्मा गांधी या जो सरदार भगत सिंह है या सुभाष चंद्र बोस है उन्हें कोई जान पाता? इसका मतलब क्या है? गुलाम देश में ही फ्रीडम फाइटर्स पैदा होते हैं। बिगर द हीरो बिगर द चैलेंज। मैं आज आपका सिर्फ ये ध्यान खिंचवाने की कोशिश कर रहा हूं, ये सारे एग्जाम्पल देकर। ये चारों तरफ आपके एग्जाम्पल हैं। अध्यात्म क्या सिखाता है? अध्यात्म हर चीज को सही दृष्टि से देखना सिखाता है। हमने, अब आप सोच के देखिए, मैं ऐसे करके दुनिया को देखता हूं तो मैं खुश हूं, है ना? और अगर मैं वैसे ही देखूं दुनिया को कि बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है, बड़ी ये चीज है, तो क्या मैं खुश रह सकता हूं? बस हमें क्या बदलने की जरूरत है यहां पर? अगर मुझे इन इमोशंस की समझ आ जाए तो मेरा सब कुछ बदल जाएगा। इसको बदलने के लिए बस लास्ट चीज बताने जा रहा हूं मैं आपको। आत्मा की इन तीनों शक्तियों की समझ जिसके पास आ गई, जहां से मैंने अपनी बात शुरू करी थी, वही कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड की बात, वही धरती, वृक्ष और फल की बात, वही दिए, तेल और बाती की बात जो मैंने शुरू करी थी, मैं वहीं फिर वापस लेकर के आता हूं। जो सच्ची बाती है उसका नाम है आत्मा, है ना? पूरे डेप्थ में जाकर के है पूरा। इसके जो पार्ट है, मन इसकी एक शक्ति है, बुद्धि इसकी दूसरी शक्ति है। मन, बुद्धि और संस्कार। प्रॉब्लम कहां पे क्रिएट हुई है? प्रॉब्लम कहां पे क्रिएट हुई है? मन बच्चा है, बुद्धि उसके पेरेंट्स हैं। मन में कोई विचार आता है, क्या कहते हैं सब? भाई सदा मन की मत किया कर, कभी कभी बुद्धि से भी काम ले लिया कर। कहा जाता है कि नहीं कहा जाता ऐसे? हाँ? इसका मतलब क्या है? अगर मन में कोई थॉट आए वो बुरी बात नहीं है, लेकिन मन बुद्धि से जांचे बिना कर्म में ले आए तो अब वो संस्कार बन जाएगा। हमारी आत्मा कमजोर क्यों हुई? आत्मा कमजोर होने का कारण था बुद्धि को कमजोर करना। और बुद्धि कमजोर कैसे हुई? साइकोलॉजी समझिएगा आप। मेरे मन में कोई विचार आया और मैंने कर्म में लाया। मन में विचार आया, कर्म में लाया। मन में भाव आया, कर्म में लाया। तो क्या हो रहा था इससे? एक तो मन मजबूत हो रहा था बार बार विचार कर करके, दूसरा कर्म में आने से संस्कार और आदतें बन रही थी। तो मेरा मन और संस्कार ताकतवर हो गए, बुद्धि से मैंने कभी विचार ही नहीं किया। जबकि रियलिटी क्या थी? क्या कहा जाता है हमेशा? पहला सेंटेंस देख लेना, कभी भी कहा जाएगा सोचो, दूसरा कहेंगे समझो और तीसरा कहेंगे करो। हाँ या ना? ऐसे ही है, सीक्वेंस यही है ना? सोचो, समझो, करो। लेकिन हो क्या रहा है? सोचो करो, सोचो करो, सोचो करो, सोचो करो, समझो ही मत। और इस प्रोसेस में हुआ क्या? समझ शक्ति खत्म। अब फिर आगे क्या करें? ये तो समझ में नहीं आ रहा क्या करें, क्योंकि समझा तो है ही नहीं कभी। इज इट राइट और रॉन्ग? आज से बस क्या करना है? जब भी कुछ सोच में आए तो बुद्धि से पूछ लो करूं या ना करूं। अब बुद्धि क्या कहेगी? सही कोई कहेगी कर, क्योंकि बुद्धि के पास एक खास ताकत होती है। देख लो आप, ये तो पेन भी बड़ा बढ़िया दे दिया आपने मुझे। कोई बात अच्छा वाला मैंने, इससे भी कुछ ना कल्याण ही कल्याण है ना? समझ रहे तो? सोचा मैंने, ध्यान सुनना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। समझो, समझने की बात क्या होती है? समझने की दो बातें होती हैं, लिख लो आप। समझ में आता है सबसे पहले तरीका,
और दूसरा आता है परिणाम। मैं आपको पूरी वर्किंग साइकोलॉजी समझाने का प्रयास कर रहा हूं, जैसे मैं अपने जीवन को चलाता हूं। तरीका आप देखना, जितनी भी प्लानिंग करोगे आप किसी कर्म को करने के लिए, किसी जरूरत पड़ेगी बुद्धि। मन प्लानिंग नहीं कर सकता है। मन प्लानिंग कर सकता है क्या? बोलो, कोई भी बोलो। नहीं कर सकता ना। मन तो सोच सकता है, मन में आइडिया आ सकता है। आइडिया कुछ भी आया, उस आइडिया को एग्जीक्यूट करने के लिए क्या चीज चाहिए? प्लानिंग। अब प्लानिंग कौन कर सकता है? बुद्धि। कौन सा बल चाहिए? बुद्धि का बल। लेकिन ध्यान रखना, मन का बल बुद्धि के बल से ताकतवर है, इसलिए मनोबल की बात की जाती है। इसलिए श्रीमद् भागवत गीता में मन मनाभव की बात की गई है, बुद्धि भव की बात नहीं की गई है। परमात्मा मन से याद आता है। मन आत्मा का दिल है। शरीर का दिल यह हार्ट है, लेकिन आत्मा का दिल मन है। ये समझने की बात है। लेकिन बुद्धि को तैयार करने के लिए क्या चाहिए? बुद्धि का प्रयोग चाहिए। जैसे मैंने हाथों के एग्जांपल दिया, जिस हाथ का प्रयोग ज्यादा वो ताकतवर, जिसका कम वो कमजोर। बुद्धि कब ताकतवर बनती है? किसी भी कर्म को करने से। शक्तियां भी बाहर से नहीं आती। कुछ लोग योग में सोच रहे थे भगवान जी मुझे शक्ति दे रहे हैं, मुझे शक्ति दे। भाई ऐसे कोई शक्ति नहीं आती। शक्ति कैसे आती है? जिस कर्म को आप बार बार रिपीट और रिवाइज करते हो वो आपकी शक्ति बन जाता है। हाँ या ना? हम जब पहली बार कार चला रहे थे तो डर लग रहा था, लगना चाहे, पैर भी कांप रहे थे। 5 चीजें हैं, 4 हाथ पैर हैं, कैसे मैनेज होगी? लेकिन उसी कार को हम चलाते गए। आज कार पे ध्यान 0%, हम कहीं से कहीं पहुंच जाते। लेकिन पहली बार में क्या था? सारा ध्यान कार पे, फिर भी कार बंद हो रही थी। पहली बार किस माता बहन ने जब रोटी बनाई थी तो गोल बनी थी? एक भी माता बहन कह दो कि पहली रोटी गोल बनी थी आपकी। और कितने ध्यान से बना रही थी पहली बार रोटी? सारा ध्यान किस पे था? रोटी पे। और फिर भी रोटी गोल हो रही थी? नहीं। और अब ध्यान कितना रहता है रोटी पे? बिल्कुल नहीं। अब कैसी होती है? गोल ही होती है। यही पावर है, यही पावर है बुद्धि का बल बढ़ाने की। तो बुद्धि क्या करती है? तरीके निकालती है और परिणाम। अच्छा, अब आपको क्या करना चाहिए? ध्यान से सुनना मेरी बात को। सबसे पहले अपने विचार और भावना को लिख लो पेपर के ऊपर, और उस विचार और भावना से क्या करो? ये लिख लो इसके परिणाम क्या क्या संभव है, उसके संभव परिणाम लिख लो। आज से बस एक ही नियम बना लो, मेरे मन में कोई भी विचार आएगा मैं बिना बुद्धि से पूछे नहीं करूंगी। गलत भी करूंगी तो बुद्धि से पूछ के करूंगी, नहीं तो नहीं करूंगी। बस दैट्स इट। बुद्धि मन के पेरेंट्स हैं। याद रखना, इस दुनिया के पेरेंट्स की इज्जत तभी कर पाओगे जब मन रूपी बच्चा जब अपनी बुद्धि रूपी पेरेंट्स की इज्जत करेगा, तो बाहर दिखने वाले पेरेंट्स की भी इज्जत सही से कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। पूछने की आदत डलेगी। आप में कौन कौन है जो क्रोध जड़ से नष्ट करना चाहते हैं? जो चाहते हैं क्रोध जड़ से नष्ट हो जाए, हाथ उठाओ, ऊंचा। अच्छा, आधे चाहते हैं रहना चाहिए, आपको रखना है अंदर। अच्छा, खत्म करना है। देखो, जड़ से खत्म हो जाएगा। और क्रोध में ताकत नहीं होती है, रखना। ताकत किसमें होती है? शांति में ताकत होती है। इसका पैटर्न देख लो आप। क्रोध को अग्नि कहा गया है और शांति को जल। आप बताओ, जल ताकतवर या अग्नि ताकतवर? अग्नि कितनी भी ताकतवर हो, जल बुझा सकता है, लेकिन जल में अग्नि लगने के लिए मीडियम चाहिए, कोई तेल चाहिए। और क्रोध जड़ से मिट जाएगा। कैसे? आज के बाद बस आप एक काम करना, सब में गुण देखना। गुण क्या देखना? और आप उसको गुस्सा करके दिखाना। आप गुण देखो, गुस्सा करो, मेरा बेटा बड़ा लायक है, अब गुस्सा करो, आएगा? कभी किसी का गुण देखकर गुस्सा आएगा? हाँ या ना? जोर से बोलो। तो प्रॉब्लम कहां है? अब गुणग्राही दृष्टि। अब इसके बस एक लास्ट स्टोरी आपको सुनाकर फिर थोड़ा सा मैं आपको योग कराऊंगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट योग होगा। अगर आपने वो किया तो उसी से आपके बुद्धि का बल बढ़ेगा। तो तरीका और परिणामों पर विचार करने के बाद अपने कर्म को, तरीका और परिणाम इन दोनों पर समझो इनको, और उसके बाद ही अपने विचार को एग्जीक्यूट करो, तो बुद्धि का बल बढ़ जाएगा। और जब मन भी बलवान हो जाएगा, बुद्धि भी बलवान हो जाएगी, तो संस्कार अपने आप सुंदर हो जाएंगे। और जब संस्कार सुंदर हो जाएंगे तो मेरे अंदर की जो सोच है वो अपने आप इधर उधर नहीं भागेगी, उसकी दिशा ठीक हो जाएगी।
ये रियल स्टडी है क्योंकि मैं एक काउंसलर हूँ, मैं काउंसलिंग करता हूँ और तो मैं केस स्टडीज करता हूँ, बहुत केस स्टडीज करता हूँ। तो मैंने एक केस स्टडी किया, ये रियल केस स्टडी है अमेरिका की जो सबको सुनना चाहिए। एक लव मैरिज हुआ था और वहां पे उस लव मैरिज का रिजल्ट ये था कि 2 साल 1.5 साल के अंदर अंदर ही तलाक पे नौबत आ गई। जब तलाक की नौबत आ गई, जज के सामने वो गए तो जज ने काउंसलर के पास भेजा। तो काउंसलर ने काउंसलिंग करते समय दोनों से कहा, भाई तुमने प्यार लव मैरिज किया है, इतना सब कुछ है, तुमने एक दूसरे में कुछ अच्छा देखा होगा तभी तो इतने करीब आए और तुमने शादी जैसा एक निर्णय लिया। तो A4 साइज एक पेपर दिया और कहा कि इसमें दोनों मिलकर के एक दूसरे की अच्छाइयां लिखो। अब पति देव ने तो 2-4 लिख भी दी, तो पत्नी देवी इतनी क्रोधित थी कि उसने एक भी अच्छाई नहीं लिखी। अच्छा, उसके पीछे भी रीजन है, उसमें ऐसा मत सोचना कि मैं बहनों को डिमोरलाइज कर रहा हूं या भाइयों के ऊपर कर रहा हूं, नहीं। आप सबने सुना होगा कि बहनों में इमोशनल माइंड बहुत पावरफुल होता है और भाइयों का लॉजिकल माइंड बहुत पावरफुल होता है। ये साइंटिफिक है, इसमें कोई वो नहीं है। तो इसकी वजह से इमोशंस जब भारी पड़ जाते हैं तो वे अच्छाई को देखने की बुद्धि ही खत्म कर देते हैं। भावनाएं, इसे कहा जाता है भावनाओं पर अगर विवेक का पहरा नहीं है तो भावनाएं जीवन का विध्वंस कर सकती हैं। ये सब बड़ी गहरी साइंस है, साइकोलॉजी है, समझना है आपको। तो नहीं लिखा, उसने 2-4 लिख भी दिया। उसके बाद में फिर उसने कहा चलो कोई बात नहीं, एक दूसरे की बुराइयां लिखो। अभी क्या हुआ होगा? अरे पूछो मत, दोनों ने पेपर लाल कर दिया, है ना, पूरा पेपर भर दिया बुराइयों से। That's fantastic। खैर उनकी काउंसलिंग हुई, ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान भटका मत, कोई कहीं जा रहा हो। बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी, इस स्टोरी ने तो मेरे जीवन के सारे मायने ही बदले हैं। आज से कम 7-8 साल पहले मैंने इस स्टोरी को पढ़ा था और बहुत मतलब केस स्टडी बहुत कमाल की चीज थी। और मैं यहाँ अशोक भाई बैठे हैं, जानते हैं, ये मैंने स्टडी तब पढ़ी थी जब इस स्पिरिचुअल एक्सपो लगा था और हमें काउंसलर का रोक दिया गया था। तो तब से मैं उस टाइम की पढ़ी स्टोरी थी। और वहां पे हमने क्या किया कि जब वो देखा तो उसने उनकी काउंसलिंग किया, फिर बंदे ने काउंसलिंग किया। काउंसलिंग करने के बाद एक नतीजे पहुंचे, दोनों पति पत्नी 1.5-2 साल साथ रहने को मान गए काउंसलिंग से। उन्होंने ठीक है, हम 1.5-2 साल तक फिर से कंटिन्यू करेंगे रिश्ते को, अगर ठीक ठाक चला तो हम आगे कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज आज से हम 1.5-2 साल के बाद तलाक लेंगे। इसलिए दोनों राजी हो गए। जो चेंजेस करने के लिए काउंसलर था वो तो बहुत लंबी स्टोरी में नहीं बताऊंगा, लेकिन वो चेंजेस उसने करने के लिए कहा, उन्होंने थोड़ा बहुत उनको फॉलो किया, साथ रहने लगे। लेकिन क्या हुआ, लगभग 1.5 साल के बाद उसके पति की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई। पति की मौत के तुरंत बाद पत्नी हैवी डिप्रेशन में चली गई। रोना बंद ना हो, जीवन नरक लगने लगा, सब हो गया। अब क्या होता है कि केस स्टडी केस में क्या होता है, जिस साइकोलॉजिस्ट से ठीक हो क्या होते हैं, ज्यादातर लोग फिर उसी साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करते हैं वापस से, और करना भी चाहिए। रियलिटी यही होती है कि उसके पास केस है आपका, तो उसके पास लेके गए, उसने वो पेपर निकाल लिए उसकी केस स्टडी के बेस पे। उसने कहा कि भाई तेरे को इतनी टेंशन क्यों हो रही है, इतनी डिप्रेशन क्यों जा रही है, तू तो वैसी बड़ी परेशान थी, अच्छा हुआ तेरे तो मुक्ति हो गई, दर्द से छुटकारा मिल गया, तो हमने जबरदस्ती तेरे को तैयार करके तो भेजा था साथ में रहने के लिए, इतना डिप्रेशन होने की क्या बात है। कहते हैं आई मिस हिम अ लॉट। तो कहता है व्हाई यू मिस हिम अ लॉट, राइट इट डाउन। क्यों तुम मिस कर रही हो, पेपर पे लिखो। अब क्या लिखा होगा उसकी पत्नी ने उस पेपर में, गुण लिखे होंगे या गुण लिखे होंगे, सॉरी गुण ही गुण लिखे। तो केस स्टडी में नीचे लिखा हुआ है मैसेज, किसी के गुण देखने में इतनी देरी मत कर देना कि वो दुनिया छोड़ दे। आज आपको अपने परिजनों में जो कमियां दिख रही है, अगर सोच के देखना, अगर वे ना रहे तब आप पर क्या बीतेगी। आपको गुण देखने शुरू हो जाएंगे। आपके किसी परिजन में इतनी कमियां नहीं है जितनी कमियों को हम दिखाते रहते हैं, और हम इतने संपन्न नहीं हैं कि हम दुनिया के सबसे गुणवान मनुष्य बन चुके हैं। कोई हमसे एडजस्ट कर रहा है, किसी से हमको एडजस्ट करना है, इसी का नाम है कोऑपरेशन। सहयोग से होगा सर्वोदय। इज इट राइट और रॉन्ग? मैं गारंटी करता हूं, आज से अपने परिवार में जाके सिर्फ अपने परिजनों के गुण देखना, उनके गुणों को अप्रिशिएट करना, बुराई दिख जाए तो अवॉइड कर देना,
हमारे परमात्मा हमसे कहते हैं अवॉइड करोगे तो अवार्ड मिलेगा। तो बुराई को अवॉइड कर देना, अच्छाई को देखकर एप्रिशिएट कर देना, जीवन शानदार हो जाएगा। और अब मैं आपको एक मेडिटेशन कराऊंगा, जिस मेडिटेशन को मैं हमेशा बहुत पसंद करता हूं। और अगर आप चाहते हो कि आपके जीवन में संपूर्ण बदलाव आ जाए और जैसा जीवन आप चाहते हो वैसा जीवन जी सको, हालांकि क्योंकि समय की सीमाएं होती हैं, हम एक सेकंड में सब कुछ नहीं बता सकते, लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आप लिख लो अपने पास। आत्मा प्लस शरीर ये दोनों ही दाता हैं। आप सब अपनी आंखें बंद करो, सब अपनी आंखें बंद करो। अभी 5 मिनट सब बैठ जाओ, कोई मत जाओ, 5 मिनट बैठो। 5 मिनट योग के बाद सब चले जाना, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट योग है, सबको बड़ा अच्छा से समझ में आएगा, बदल देंगे। सब अपनी आंखें बंद कर लो और आप अपने अंदर जाके चेक करो। पहले शांत हो जाओ, बिल्कुल शांत, और अपने आप से बस एक ही सवाल पूछना है आपको, ओनली वन। जब मैं किसी को कुछ देती हूं तो मुझे कैसा लगता है? मैं किसी की मदद करती हूँ, किसी को सुख देती हूँ, किसी की सेवा करती हूँ, हाउ आई फील। अपने उस हर पल को याद करो जब आपने कभी भी किसी को कुछ सुख दिया है, प्यार दिया है, सेवा की है। हाउ डू यू फील? अब अपनी आंखें खोलो, इतने में ईमानदारी से हाथ उठाओ जिनको लगा कि जैसे आपने सोचा तो यू फील गुड, आपको अच्छा लगा देने में। क्यों लगा हमें देने में अच्छा? कभी सोचा आपने? शरीर किससे बना है आपका? किससे बना? जोर से बोलिए। प्रकृति के 5 तत्वों से। 5 तत्वों में से आप मुझे एक भी तत्व का नाम बताइए जो आपसे कुछ भी लेता हो। क्या धरती आपसे कुछ लेती है? आसमान लेता है, सूर्य लेता है, कोई लेता है? वायु लेती है? नहीं, सब आपको देते हैं ना। तो अगर भगवान ने मेरा शरीर 5 तत्वों से बनाया है तो मुझे देने के लिए पैदा किया होगा या लेने के लिए? अब आप आत्मा की बात कर लो, मुझे बताओ। आत्मा बनी है आपकी 7 गुणों से, और ये 7 गुण इसी सीक्वेंस में, सब लिख देना इसको। यही मैं आपको योग करा रहा हूं अभी। ज्ञान, इसी अब 7 गुणों का योग करेंगे। ज्ञान, पवित्रता, ये मैं इसलिए लिखवा रहा हूं ताकि सबको पता हो जो नए भाई बहन भी हैं। तीसरा गुण होता है शांति, ये इसी क्रम में होते हैं और इसी क्रम में याद करने चाहिए। चौथा है प्रेम, 5वां है सुख, 6ठा है शक्ति और 7वां है आनंद। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? अगर आप देखोगे, ज्ञान का उल्टा है अज्ञान, पवित्रता का अपवित्रता, शांति का शांति, प्रेम का घृणा, सुख का दुख, शक्ति का कमजोरी, लेकिन आनंद का कोई विलोम शब्द नहीं है। इसीलिए इन 6 गुणों के बिना कभी आनंद आपको आएगा भी नहीं। आनंद अपने आप में संपूर्ण है, उसे कोई विलोम शब्द नहीं है। हाँ या ना? आप पूरी डिक्शनरी ढूंढ लेना, कभी आपको आनंद का कोई विलोम शब्द नहीं मिलेगा। आनंद मतलब संपूर्ण, आनंद मतलब संपूर्ण। आत्मा इन 7 गुणों से बनी हुई है। तभी आप देखना, आप गुस्सा कर सकते हो 24 घंटे? नहीं। क्या बोलोगे? भाई आप शांत हो जाओ। इसका मतलब आत्मा की नेचर क्या है? शांत। आप अपवित्र कर्म कर सकते हो 24 घंटे? नहीं। गलती करोगे जल्दी से, गलती से गलती होगी, आप नहीं। आप दुख दे सकते हो किसी को 24 घंटे में? अरे छोड़ो भाई, इतना भी नहीं, मैं कोई दुष्ट थोड़ी हूं, ऐसा बोलेंगे? नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है? जैसे शरीर 5 तत्वों से बना है, पानी कमी होती है तो हम पानी पीते हैं, पेट्रोल नहीं, है ना? शरीर पानी मांगता है। जब हमें भूख लगती है तो हम पृथ्वी से पैदा होने वाली चीजें ही खाते हैं, कुछ और नहीं। यानी जैसे शरीर में प्राकृतिक तत्व कम होते हैं, शरीर आपको इंडिकेट करता है ये लो। अच्छा, प्रकृति के तत्व लेने से पूरे होते हैं, लेकिन आत्मा के तत्व देने से पूरे होते हैं। अब बताओ, ज्ञान बांटने से बढ़ता है घटता है? प्रेम बांटने से, शांति बांटने से, सुख बांटने से, आनंद बांटने से? तो बांटने से ही बढ़ता है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बहुत प्यारा सा एक योग कराता हूं 7 गुणों का। सब बिल्कुल सीधा बैठ जाएंगे, बहुत प्यार से, थोड़ा सीधा से, बल्कि एक बार खड़े हो जाएंगे फिर बैठ जाएंगे, ताकि थोड़ा सा अपनी बॉडी
यस, थोड़ा सा हाथ पैर तो नीचे कर लो, थोड़ा इधर उधर हो जाओ। काफी देर से बैठे हैं, आप सोच रहे होंगे यार कहाँ से आ गया है, छोड़ ही नहीं रहा है, कब छोड़ेगा। 12 बजे का टाइम था, 1 बजा दिया है। लेकिन शुरू भी लेट ही किया था ना हमने, 10 से 12 शुरू कहाँ हुआ था, शुरू भी 11 बजे हुआ था, तो 2 घंटे तो जाना ही था। अच्छा हाँ जी बिल्कुल। तो अभी हम क्या करेंगे, हाँ सब बड़े प्यार से बैठ जाइए। चलिए बिल्कुल सीधा बैठेंगे, रीढ़ की हड्डी थोड़ा सीधा कर लेंगे और आप अपने को कहाँ देखेंगे, आत्मा भ्रुकुटी के बीच, जहां हम तिलक लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं, यही आत्मा के रहने का स्थान है, सबसे ऊंचा स्थान है। यहां से ही आत्मा पूरे शरीर को नियंत्रित करती है। तो हम क्या करेंगे, 7 गुणों को अपनी पर्सनैलिटी में इनबिल्ड करेंगे। तो भी सब सामने देखें ज्योति बिंदु के चित्र को, आंखें खोल लें। सब पहले एक बार परमपिता परमात्मा ज्योति बिंदु है, पॉइंट ऑफ लाइट है। क्यों पॉइंट ऑफ लाइट है, क्योंकि मैं आत्मा भी पॉइंट ऑफ लाइट हूँ। आप देखो, 1 मिनट के लिए सब सोचो, अगर इस संसार को आग लग जाए तो ये संसार एक कण बन जाएगा। जैसे गाय का बच्चा गाय के जैसा, शेर का बच्चा शेर के जैसा, इंसान का बच्चा इंसान के जैसा, तो कण का पिता भी कण के जैसा। इसीलिए हिंदुओं ने शिवलिंग के रूप में, मुस्लिम्स ने अल्लाह नूर के रूप में, ईसाइयों ने गॉड इज लाइट के रूप में, बुद्धिज्म ने भी अंदर निराकार के रूप में, हर किसी ने परमात्मा को बिंदु रूप में याद किया है, क्योंकि सबका पिता एक है, सबका मालिक एक है, वो बिंदु है। सामने देखेंगे, जैसा ये बिंदु है ऐसे ही मैं आत्मा बिंदु के रूप में मस्तक में बैठी हूँ, जो कि 7 गुणों की बनी हुई है और 7 गुणों को एग्जीक्यूट करती है इस शरीर के द्वारा। अभी महसूस करेंगे आप, ऐसा महसूस करें कि ऊपर से लाइट आ रही है और ये लाइट आपके मस्तक पे पड़ रही है। फील करें, ऐसा एहसास करते जाएं जैसे कि हम मन से अपने घर को फील कर सकते हैं, जो हमने कल खाना खाया उसको फील कर सकते हैं, कहीं आने जाने को फील कर सकते हैं। ऐसे फील करो कि लाइट जो जग रही है, एक पवित्र सी लाइट आपके ऊपर पड़ रही है पर्सनली, और वो परमात्मिक लाइट है। अभी सब देखेंगे कि वो लाइट अपनी आंखें बंद करके अंदर चले जाएं, और अब अंदर अंदर देखेंगे सब कि उस लाइट की वजह से मेरे मन में शांति भरने लगी। अपने मन को देखें, अंदर में मेरी दैवी शक्ति जो मेरा मन है उसका गुण शांति है। मेरा मन शांति के सागर पिता ने शांति से भर दिया है। अभी अपनी बुद्धि को देखेंगे, मेरी बुद्धि रूपी तराजू एकदम संतुलित है, सारी शक्तियों से भरपूर है, कोई डिस्टरबेंस नहीं है, हर बात की समझ है। अभी अपने पूरे ब्रेन, अपना सीधा हाथ अपने ब्रेन पे रख लें, ऊपर खोपड़ी पे, और महसूस करें कि ज्ञान के सागर ने मेरे हाथ से वरदान के रूप में मेरे पूरे ब्रेन को, मेरे सारे न्यूरॉन्स को ज्ञान की शक्ति से भर दिया है। हर एक समाधान मेरे पास आ गया है। मेरे सारे न्यूरॉन्स अंदर ज्ञान से चमकने लगे। अभी हाथ नीचे करके फील करेंगे कि अब पवित्रता मेरे संस्कारों में भर रही है, एकदम क्लीन क्लियर। अभी अपना हृदय देखेंगे, अपना एक हाथ अपने हृदय पे रख लें और फील करें जैसे हनुमान के हृदय में राम, ऐसे मेरे हृदय में प्रेम का संचार है, क्योंकि भगवान को प्रेम भी कहा गया है। मेरे हृदय में सबके लिए प्रेम और क्षमा है।
अभी अपने दोनों हाथ जोड़ें और उन सब से क्षमा मांगें जिनका जाने अनजाने कभी भी हमने दिल दुखाया हो। हृदय से क्षमा मांग लें आज उनसे मन ही मन। सामने लाएं, मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, मुझसे जाने अनजाने आपको जो कष्ट हुआ उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ, क्योंकि आज मेरा हृदय प्रेम से भरपूर है, मन शांति से, प्रेम ज्ञान से, बुद्धि शक्तियों से, संस्कार पवित्रता से। अभी अपना हाथ देवताओं की तरह वरदान की मुद्रा में ले आए और उन सबको क्षमा कर दें, सबको आशीर्वाद दे दें जिन्होंने जाने अनजाने आपका दिल दुखाया है। मेरे मीठे भाई, कोई बात नहीं, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम निर्दोष हो। ये सब तो समय की चाल थी, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मैं तुम्हें दिल से क्षमा करता हूँ। आज सबको क्षमा कर दो। नीचे करके हाथ फील करेंगे कि अब मेरी सारी कर्मेंद्रियों में सुख समा गया है। मेरा ये शरीर, मेरा ये जीवन सबको सुख देने के लिए है। मेरे व्यवहार में सुख समाहित है, मैं सुखदेव हूँ। मेरा जन्म ही सबकी सेवा के लिए हुआ है, सुख देने के लिए हुआ है। अभी महसूस करें कि मेरे जीवन में आनंद ही आनंद है। फिर से दोहराएंगे मन ही मन। मन में शांति, बुद्धि में शक्ति, ब्रेन में ज्ञान, संस्कारों में स्वच्छता और पवित्रता, हृदय में प्रेम और क्षमा, सभी कर्मेंद्रियों में सबके लिए सुख देने के कर्तव्य है और जीवन में आनंद ही आनंद है। कैसे ये सारी सृष्टि सतोप्रधान हो गई, ये धरती स्वर्ग बन गई है। ओम